माध्यमिक माने मॉडर्न पढ़ाई। सब कुछ माध्यमिक से रिलेटेड। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिस तरीके से हम एज अ ह्यूमन और एनिमल्स जो जिंदगी बिता रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, हमने एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बना रखा है, कुछ लैंग्वेज मॉडल हमने तैयार कर रखे हैं जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और हमें कुछ फूड्स की जरूरत होती है। एज ऑक्सीजन हमारा एक मेन कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए हमें जिंदा रखने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमारे जो नेचर में जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज है, चाहे वो छोटा प्लांट हो या एक बड़ा पौधा हो पूरा, वो भी एक जीता जागता जंतु है यहाँ पर। यानी कि उनमें भी जिंदगी होती है, और सिर्फ जिंदगी ही नहीं होती बल्कि उनके अंदर भी एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम पाया जाता है। वो भी एक दूसरे पेड़ पौधे आपस में बातचीत करते हैं। अब जिस तरीके से हम एक दूसरे से बोल के बातचीत करते हैं, वो बोल के बातचीत नहीं करते, बट वो सिग्नल्स भेजते हैं। कई बार वो अपने जो रूट्स यानी कि जड़ है उसके थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं। कई बार उनके अंदर और भी जो सिस्टम बना हुआ है जाइलम और फ्लोएम का, उसका यूज करके वो कई बार सिग्नल्स भेजते हैं और आसपास के पेड़ पौधे से कम्युनिकेट करते हैं। कई बार तो पत्तों का झड़ना भी एक कम्युनिकेशन होता है एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए। सो ये बहुत ही रोमांचक बात है कि हमारे नेचर में ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में शायद तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी ने इसके बारे में बताया था कि पेड़ पौधों में भी हमारी जिंदगी होती है। ठीक है, सो वही चीज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के इस चैप्टर में, यानी कि सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। सो हमारा जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी में, इसमें टोटल 5 यूनिट्स है। पहला है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट्स है वो कितने प्रकार के मूवमेंट्स कर पाते हैं, ये हमें सिंपली लैंग्वेज में पता चलता है। और नेचर में पाए जाने वाले कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसा चीज है जो प्लांट्स को भी ट्रिगर करता है कि हाँ वो रिस्पॉन्स करते हैं, और जिससे हमें समझ में आता है कि यस ये भी एक लिविंग थिंग है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हमारा आता है, इसमें दूसरा यूनिट जो आता है जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, कि प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं जो प्लांट के हर एक काम को रेगुलेट करता है, क्योंकि उनमें हमारे बॉडी के जैसा नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। यूनिट 1.3 हमारा एनिमल हार्मोन है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारा एज अ एनिमल हमारे बॉडी में, मेनली ह्यूमन के बॉडी में किस तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट काम्स को यहाँ पर रेगुलेट कर रहे होते हैं, और उनका ना होने से काम किस तरीके से बिगड़ सकता है और कितना ज्यादा हम खराब हो सकते हैं। और खराब इन द सेंस बीमारियां पकड़ लेगी हमें अगर हार्मोन इरेगुलेट हो जाएगा तो। और उसके बाद 1.4 में हम ये समझेंगे कि नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारे बॉडी में तारों का एक बहुत अच्छा खासा पूरा जाल बिछा हुआ जो कि एक नेटवर्क है पूरा नर्व का, वो कैसे काम करता है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी नर्व इधर से उधर हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी में, ये हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिट 1.4 में। और यूनिट 1.5 हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, जहां पे हमें ये चीज पता चलती है कि डिफरेंट एनिमल्स कितने प्रकार से लोकोमोट करते हैं। उन्हें अपना जगह बदलना होता है तो वो कैसे करते हैं, क्या मेथड से, क्या टेक्निक से, क्या उनका ऑर्गन है जो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। और एट द एंड कुछ जॉइंट्स के बारे में हम उसी चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, जो हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, हाथों को, पैरों को, गर्दन को मूव करने में फ्लेक्सिबल बनाता है। सो ये पूरा एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया, जो हम आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये एक पूरा मास्टर रिवीजन होने वाला है आपका, जिसमें आप A to Z वो सारी चीजें कवर कर लोगे जितना आपको जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करूं, आपका ये काम बनता है, ये कॉपी कलम निकाल लेना है और मेरे साथ लिखते हुए चलना है, क्योंकि आप लोग हाथ खोड़िया हो चुके हो आजकल, कॉपी कलम बिल्कुल नहीं निकालते हो। ओके, तो नोट्स तो मिल ही जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अपडेट होगा टेलीग्राम पे, बट उससे पहले कॉपी कलम निकालिए, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए और चैप्टर का हेडिंग डालिए सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। शुरू करें, चलो बेटा शुरू करते हैं। सो ये सबसे पहले देखते हैं, देखना क्या ही है इसमें, हम जानते तो है इस बारे में, है ना। ओके, तो सेंसिटिविटी इन प्लांट्स में सबसे पहला चीज तो आता है कि व्हाट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होता क्या है। देखो, सेंसिटिविटी एक एबिलिटी है, तो उससे पहले ये समझते स्टिमुलस क्या होता है, क्योंकि स्टिमुलस के अगेंस्ट में सेंसिटिविटी होती है। एक चीज हमें यहाँ जानना होगा, व्हाट इज स्टिमुलस। ठीक है, तो नेचर में कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा बदलाव होता है जिसके अगेंस्ट में हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं, उसको स्टिमुलस कहते हैं। हमारे नेचर में बहुत सारा चेंज होता है, जिससे मौसम चेंज होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना कपड़ा वगैरह अपने बॉडी को तैयार कर लेते हैं। भाई गर्मी पार हो रही, ठंड अभी आ रहा है, तो ठंड के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े वगैरह तैयार करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अचानक से कोई चेंज रहता है हमारे पास, कोई सामान मान लो सामने से आ रहा है उड़ करके, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो स्टिमुलस कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, उसको हम कहेंगे स्टिमुलस, उस फैक्टर को हम स्टिमुलस कहेंगे। और जो रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स करने की जो हमारी एबिलिटी है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, उसको सिंपल भाषा में सेंसिटिविटी कहते हैं। वही हमने यहाँ लिखा है कि सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट चेंजेस, चेंज हमारे एनवायरमेंट पहले वो डिटेक्ट करेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। जैसे कि लोअर प्लांट्स में हमारे पास लोकोमोशन होता है, ये लोकोमोशन होगा। जैसे कि कैलमीडोमोनास एक ऐसा प्लांट है जो कि पूरा पौधा एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला जाता है, कुछ ऐसा यूनिक है। जैसे ये लिखना कैलमीडोमोनास और एक होता है वॉलवॉक्स, ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें पूरा का पूरा लोकोमोशन होता है। बाकी तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, सिर्फ मूवमेंट होगा, कोई एक पार्ट मूव करता है, यहाँ से वहां हिलेगा, पर्टिकुलर जगह उनका एक ही रहता है। बट ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स है जो पूरा का पूरा प्लांट इनका मूव कर जाता है, लोकोमोट कर जाता है, ठीक है। हायर प्लांट्स में क्या होता है, दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन स्पॉट, ये पूरा बॉडी एक जगह पे फिक्स रहेगा। लेकिन अब मान लो यहाँ सूरज की रोशनी आ रही तो उनके जो पत्ते होंगे प्लांट के वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाएंगे। नीचे उनका जड़ है वो पानी ढूंढने के लिए नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। स्टिमुलस क्या होता है यहाँ पर, अब जैसे सनलाइट हमारा एक स्टिमुलस हो गया, सूरज की रोशनी, क्योंकि उसको चाहिए, या फिर सनलाइट की तरफ पत्ता मुड़ रहा है, क्यों, उसको फोटोसिंथेसिस करना है, उसको पानी चाहिए, तो उसका जो जड़ है जो रूट है वो पानी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे स्टिमुलस कौन हुआ, यहाँ पे वाटर स्टिमुलस हुआ, क्योंकि वाटर की वजह से रूट हरकत कर रहा है। समझ आई बात, यही सब सिंपल सी बात है। सो प्लांट्स मूवमेंट्स क्या होता है, आर यूजुअली काउज्ड बाय ग्रोथ और बाय चेंजेस इन वाटर प्रेशर, या फिर जिसको हम लोग टर्गर प्रेशर ही बोलते हैं इनसाइड सेल। तो सेल के अंदर कुछ चेंजेस होगा, कोई भी स्टिमुलस इफेक्ट करेगा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ी तो उससे इफेक्ट होगा, उसके अंदर कुछ प्रेशर जनरेट होगा, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट शो करता है। क्लियर है, चलो अभी देखेंगे कितने टाइप्स के मूवमेंट है हमारे पास। बट उससे पहले देखो हाउ प्लांट सेंस एंड रिस्पॉन्ड, कैसे सेंस करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंट में। So plant use different methods and special molecules to sense their surroundings and response. Different methods use करता है। पहला तो sensing light sense करना। So plant use special light sensing pigment like phototropin और आपका क्रिप्टोक्रोम्स। तो ये कुछ ऐसे पिगमेंट्स है, पिगमेंट सिंपल भाषा में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के बॉडी में जो एक पर्टिकुलर चीज को सेंस करेगा, ठीक है, वो बस उस पर्टिकुलर चीज को सेंस करेगा। ऐसा आप समझो रिमोट के एग्जांपल से, कि रिमोट होता है हमारे पास, टीवी का रिमोट है, उस टीवी के रिमोट में हर एक बटन का अपने एक स्पेसिफिक काम है। वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक बटन है उसका, और चैनल को अप एंड डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक बटन है। तो जस्ट लाइक रिमोट के पास बटन है, वैसे ही यहाँ पे प्लांट के पास पिगमेंट्स है, तो हर एक पिगमेंट का अपना एक अलग काम है। तो कुछ पिगमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि फोटोट्रोपिन, क्रिप्टोक्रोम्स और इसके अलावा फाइटोक्रोम्स भी कुछ होते हैं जो आपका डायरेक्ट लाइट डिटेक्ट करता है। बस लाइट अगर उसको मिला वो डिटेक्ट करके प्लांट को बता देगा बेटा लाइट आ गया है, चलो उधर चलते हैं। तो वहां पे जो लीफ होगा प्लांट बॉडी का वो फिर लाइट की तरफ मूवमेंट करेगा। तो दिस हेल्प देम टेल दैट टाइम ऑफ द डे, हाउ मच लाइट इज अवेलेबल एंड वेयर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम, सब बताता है। सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा हो रही है उससे वक्त का पता उनको चल जाता है प्लांट की बॉडी को। रात हो रही तो भी पता चल जाएगा अंधेरा, और किस तरफ से आ रही ये भी बता देते हैं। क्लियर है, ये इनका एक टेक्नोलॉजी है। तो ये पहला हमने बताया आपको सेंसिंग लाइट। इसके अलावा दूसरा हार्मोनल सिग्नल्स है। तो हार्मोन्स होते हैं प्लांट के बॉडी में, जैसे कि ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ये लोग ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। जिसे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में। फिलहाल इतना याद रख लो कि हार्मोन्स और साइटोकाइनिन हार्मोन है, और एक हार्मोन है जिबरेलिन, ठीक है। तो जिबरेलिन हार्मोन भी जो है वो भी प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इनसे भी ग्रोथ होता है। एक ऑक्सिन हार्मोन है जो लंबाई को बढ़ने में थोड़ा हेल्प करता है, और जिबरेलिन हार्मोन साइड की मतलब चौड़ाई बढ़ने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट इतना समझ लो। तो वो भी स्टिमुलस को सेंस करके हेल्प करते हैं। केमिकल सिग्नल्स होते हैं बॉडी में। व्हेन अ प्लांट इज डैमेज, जब प्लांट डैमेज होता है, सो इट कैन रिलीज अ केमिकल लाइक मिथाइल जेसोनेट और टू वार्न अदर प्लांट्स नियर बाय। तो उसके अगल बगल, जैसे कि एक प्लांट को मान लो नुकसान हुआ किसी चीज से, तो अपने पूरा बॉडी को भी सिग्नल पहुंचाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स निकलेंगे उनके बॉडी से, और आसपास में जो प्लांट है उसके जो उसके कांटेक्ट में है उनको भी सिग्नल पहुंचा देगा, ये देखो मुझे नुकसान हुआ, बच के रहना, ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, समझे। और टर्गर मूवमेंट ऐसा होता है कि किसी एक्सटर्नल टच की वजह से, किसी भी तरह का एक्सटर्नल टच किसी प्लांट को अगर मिला तो वो कुछ मूवमेंट शो करेगा। जिसमें से एक एग्जांपल है मिमोसा पोडिका, जिसको टच मी नॉट प्लांट हम बोलते हैं, छुई मुई का पौधा। तो उसको जैसे आप टच करते हो तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। तो ये अपने सिक्योरिटी के लिए, उसको ऐसा लगता है कि उस पर हमला हो रहा है या फिर कुछ डेंजर है, तो अपने आप को मुरझा देता है वो, ठीक है। तो ये हुआ टर्गर प्रेशर का एक एग्जाम्पल। टर्गर प्रेशर इसी को बोलते हैं, कोई भी एक्सटर्नल टच लगेगा उस पर और उसके नतीजे में एक मूवमेंट होगा तो वो टर्गर मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चल सकते हैं, चलो बेटा आगे देखेंगे। इससे जेसी बोस यानी कि हमारे सर जगदीश चंद्र बोस जी का अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है।
अब हम तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में हमें पढ़ना है क्योंकि बुक में भी हमारे शॉर्ट में दिया गया। सर जगदीश चंद्र बोस वाज अ पायोनियर इन प्रोवाइडिंग दैट प्लांट्स हैव लाइफ एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। एक चीज बताना, मैंने हिस्ट्री पढ़ा दिया आप लोगों को कंप्लीट अभी तक। हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर में नहीं, 5th चैप्टर में हमने कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया था। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे चर्चा किया था, है ना, और बंगाल केमिकल इंजीनियरिंग हमने यहाँ पे चर्चा किया था। IACS के बारे में चर्चा किया था, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, वो चीजें थी। तो उनमें से किस इंस्टीट्यूट में से हमारे सर JC बोस जी पढ़े थे, वो बताना। मैंने बताया वहां पर आपको हिस्ट्री में कि कहाँ से वो पढ़े थे और किस पढ़ाई के दौरान उन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया था। देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोगों की याददाश्त तेज है, ठीक है, कमेंट करना जरा। सो ही इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ टू मैग्नीफाई एंड मेजर प्लांट ग्रोथ एंड देयर रिएक्शन टू स्टिमुली लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। सो इन्होंने एक जैसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया पूरा, उसको प्लांट के बॉडी से कनेक्ट किया। अब वो मेजर कर रहे थे, तो ये जो कुछ भी मशीन था एग्जैक्ट ऐसा नहीं था जैसे यहाँ दिख रहा है, कुछ एक मशीन था, वो कर क्या रहे थे, वो प्लांट की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल सिग्नल भेज रहे थे और वो देख रहे थे मशीन में कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है प्लांट के अगेंस्ट, प्लांट की तरफ से। तो फिर पता चला हाँ रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। जब रिस्पॉन्स हो रहा है वो डाटा उन्होंने यहाँ पे नोट डाउन किया और उसके बाद बोला, ये साबित कर दिया कि प्लांट हैव लाइफ, वो भी जिंदा है भैया। वो हमारे जैसा चल फिर बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी जिंदगी तो है, ठीक है। ये चीजें आगे आ जाओ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स के। तो 3 तरीके का मूवमेंट्स आपके यहाँ पर सिलेबस में दिया गया। देखो, प्लांट्स मूवमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जनरली इससे ज्यादा भी होता है, बेस्ड ऑन द स्टिमुलस एंड डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। तो पहला है टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? दीज आर लोकोमोटिव मूवमेंट्स वेयर द एंटायर प्लांट, यूजुअली अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली। अब स्टिमुलस कौन कौन से जो हम इस चैप्टर पे ध्यान देना वो मैं लिख रहा हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे 4-5 स्टिमुलस मिलेगा। पहला लाइट, मतलब लाइट की वजह से प्लांट बॉडी मूव करेगा। इसके बाद दूसरा वाटर, वाटर के लिए मूव करेगा, ठीक है। तीसरा ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से भी मूव करेगा। ये 3 तो मेन है जो मेनली देखने को मिलेंगे। चौथा में एक केमिकल भी है, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पे प्लांट्स को मूव करने पे मजबूर करते हैं और वो एक टर्गर प्रेशर जनरेट करता है बॉडी में, इसीलिए। और अगला आप ले लो यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंटेंसिटी यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये 5 ही स्टिमुलस है जिसकी वजह से प्लांट बॉडी हमारा मूव करेगा। अब एक बात यहाँ पे नोट डाउन करके रख लो, किसी भी टाइप का मूवमेंट हो, चाहे वो टैक्टिक हो, इसके बाद अभी 2 मूवमेंट अभी और पढ़ाऊंगा मैं आपको, ट्रॉपिक और नेस्टिक। एक चीज अभी का भी नोट डाउन करके रख लो कि जब भी प्लांट बॉडी, चाहे टैक्टिक हो, ट्रॉपिक हो या नेस्टिक हो, अगर वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में या फिर जिस तरफ से भी स्टिमुलस महसूस हो रहा है उस तरफ अगर मूव करेगा, तो वो हमारा आपका पॉजिटिव कहलाएगा वो मूवमेंट। और अगर स्टिमुलस के अगेंस्ट जाएगा तो नेगेटिव कहलाएगा। लिख के रख लो, ठीक है। अगर स्टिमुलस की तरफ गया तो पॉजिटिव बोलेंगे, उसके अगेंस्ट गया तो नेगेटिव बोलेंगे। अब आगे क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव की बताता हूँ। तो टैक्टिव मूवमेंट क्या है? ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां पूरा प्लांट का बॉडी यहाँ पड़ा था, उठ के चला गया, चला गया पूरा। एग्जाम्पल कैलेमिडोमोनस और वॉलवॉक्स, ये 2 एग्जाम्पल्स है। आपसे एग्जाम में टैक्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन सिंपल सा पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में छोटा सा चीज है, लेकिन एग्जाम्पल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है और MCQ में भी। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा जो बता दिया मैंने आपको। अब आप बताओ कि मैंने क्या बताया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, तो टैक्टिक तो हो गया। टैक्टिक मूवमेंट का ऐसे टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पढ़ा दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है टैक्टिक मूवमेंट में आपका, कि अगर किसी में देखो, मान लो अगर फोटो लाइट का, हाँ ठीक है, ये टर्म्स भी आपको बता ही देते हैं। जैसे फोटो वर्ड के लिए हम लोग ना एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं कहीं पे भी, मतलब लाइट से अगर लाइट की वजह से कोई भी मूवमेंट होगा तो उसके लिए एक प्रीफिक्स हमने बनाया है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फोटो। तो कहीं पे भी हमने अगर फोटो लगाए, जैसे कि बोला फोटो टैक्टिक, इसका मतलब जो टैक्टिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं वो लाइट की वजह से हो रहा है। क्लियर हो गया? वाटर के लिए हमने सेम हाइड्रो, अगर हम बोलेंगे हाइड्रोटैक्टिक, इसका मतलब ये जो टैक्टिक मूवमेंट हो रहा है ये वाटर की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी के लिए जियो हमने लिया हुआ, जियो टैक्टिक मतलब ग्रेविटी की वजह से। केमिकल के लिए ऐसा कोई खास वर्ड है नहीं कि केमियो वगैरह, ठीक है, इसके लिए ऐसे सीज वगैरह का वर्ड यूज है तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। हाँ, केमो यूज कर सकते हो, ठीक है, ये यूज करते हो, CHEMO, केमो, केमो टैक्टिक बोल सकते हैं, ये एक वर्ड है। टेम्परेचर के लिए आई डोंट थिंक टेम्परेचर के लिए कोई खास वर्ड है। थर्मो यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, थर्मो यूज कर लो, THERMO। तो लाइट के लिए फोटो, वाटर के लिए हाइड्रो, ग्रेविटी के लिए जियो और केमिकल्स के लिए केमो और टेम्परेचर के लिए थर्मो।
फोटोट्रॉपिक मतलब ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से हुआ। फोटोनेस्टिक मतलब ऐसा नेस्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से हुआ। क्लियर है? अगर मैं बोल दूं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, इसका मतलब ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है? अगर ये टर्म्स आप अभी समझ गए तो आगे जो बताऊंगा बच्चों का खेले वो ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं उनमें, फिर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। सिंपल देखो, ये डिफिनेशन तो बता दिया। फोटोटैक्टिक क्या? मूवमेंट ड्यू टू लाइट, एग्जांपल कैल्मिडोमोनास मूविंग टुवर्ड्स लाइट्स। केमोटैक्टिक मूवमेंट ड्यू टू अ केमिकल, जैसे कि फन का स्पर्म वगैरह ये सब मूव करता है केमिकल की वजह से। बस एग्जांपल याद रखना है इसमें, ये इतना डिटेल में है ही नहीं आपका। मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मोटैक्टिक, ठीक है, जैसे वॉल्वॉक्स मूविंग अवे फ्रॉम हॉट वाटर। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे। अब आता है दूसरा हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जैसे टैक्टिक मूवमेंट में क्या था कि जिस तरफ से स्टिमुलस आता है उस तरफ पूरा बॉडी माने पूरा का पूरा प्लांट का बॉडी चला जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है, रिसीव हो रहा है, उस तरफ पूरा प्लांट बॉडी नहीं जाएगा, बल्कि प्लांट बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट बेंट हो जाएगा, झुक जाएगा उस तरफ। ठीक है, क्या होगा बेटा? झुक जाएगा। समझ गए? हाँ, बेंट होगा। जैसे कि दीज आर ग्रोथ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब थोड़ा सा कर्व हो जाना, वही मूवमेंट ऑफ प्लांट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन रिलेटिव टू वन साइडेड स्टिमुलस। एक साइड एक बार में एक ही स्टिमुलस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने बोला फोटोट्रॉपिज्म, सो फोटोट्रॉपिज्म बोलूं या फोटोट्रॉपिक बोलूं, दोनों का मतलब सेम है, लिख लेना। ठीक है, ट्रॉपिक को ट्रॉपिज्म भी बोल देते हैं शॉर्ट में कभी कभी, तो फोटोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिक सेम है। थर्मोट्रॉपिज्म थर्मोट्रॉपिक सेम है। जियोट्रॉपिक जियोट्रॉपिज्म सेम है। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा बेटा? एकदम बहुत सिंपल सा, बताने की जरूरत है अब नहीं है, मैंने बता दिया। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट, तो ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से हो रहा है। अब लाइट की वजह से, लाइट की तरफ आप ही सोच के देखो, प्लांट का कौन सा पार्ट जाएगा लाइट की तरफ? अरे बहुत सिंपल सी बात है, पत्ता जाएगा भाई, है ना, पत्ते ही जाएंगे और कौन जाएगा? लीफ जाएगा, क्योंकि लीफ के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, उसको चाहिए मेन लाइट का सोर्स। तो जब भी फोटोट्रॉपिक का एग्जांपल आप दोगे तो सिंपल बोलना, लीफ मूवमेंट ऑफ लीफ टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट हमेशा रखना क्योंकि मेनली सनलाइट की तरफ ही जाते हैं। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्या हो सकता है बोलो? ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जो यहाँ पर सनलाइट के अगेंस्ट जा रहा है? बहुत सिंपल, थोड़ा सोचोगे तो जमीन के अंदर जा रहा है उसका रूट, वो सनलाइट एकदम उल्टा डायरेक्शन में, तो मूवमेंट ऑफ रूट्स अगेंस्ट द सनलाइट इज नोन एज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। सिंपल, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या? जियोट्रॉपिक। मेन तीन है आपके पास, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ये तीन मेन है। बाकी दो पे ध्यान नहीं भी दोगे तभी चलेगा। तो जियोट्रॉपिक, जियो मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। अब आप बताओ कौन सा पार्ट है प्लांट का जो ग्रेविटी की तरफ जाएगा? क्लियर है? रूट जाएगा सर, जड़ को जाना है तो जड़ जा रहा है, तो वो हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और अभी हमने देखा पत्ता क्या है? ऊपर जा रहा है जमीन के, या स्टीम भी आप बोल सकते हैं, स्टीम जो तना है प्लांट बॉडी का वो तो जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी उसको नीचे बुला रहा है, बोला ना 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 मैं तो आऊंगा नहीं, वो ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर है? अब ऐसा ही आप मुझे हाइड्रोट्रॉपिक एग्जांपल बताते ना कि पानी की तरफ कौन जाता है और पानी के अगेंस्ट कौन जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सब क्लियर है? बस इतना ही है इसमें पढ़ने के लिए, कुछ है ही नहीं। लास्ट हमारे पास आता है आपका, ये तो हमने कर लिया, दोनों का एक कंपैरिजन है यहाँ पर। लास्ट नेस्टिक मूवमेंट है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे टैक्टिक और ट्रॉपिक में क्या था, जिस तरफ स्टिमुलस है ना उस डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है। बट नेस्टिक मूवमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना इंटेंसिटी से आ रहा है इसमें फर्क पड़ता है। मतलब क्वांटिटी क्या है ये बताओ, तुम किधर से आ रहे हो ये मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तुम किस रफ्तार से आ रहे हो ये बता दो, ये फर्क पड़ता है इसमें। समझ गए बात को, है ना, ये चीज। तो नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं लाइट आ रही, अच्छी बात है आ रही, क्वांटिटी क्या है लाइट के आने की, कितना लाइट आ रहा है, कहां से आ रहा है, डजंट मैटर, कितना आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर? इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के ऊपर। याद रहेगा डिफरेंस, यही सब डिफरेंस भी आता है लिखने के लिए एग्जाम में। देखो ये भी कर्वेचर मूवमेंट है। दिस आर कर्वेचर मूवमेंट्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पांस इज नॉट डिटरमाइंड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बट बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस बट बाय इट्स इंटेंसिटी। इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसका इंटेंसिटी से मतलब है। अब अगर हम फोटोनेस्टिक की बात करें, मतलब ऐसा नेस्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से हो रहा है, तो लाइट की वजह से नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब लाइट का इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, है ना। शायद किसी की शादी हो गई है, पटाखा फूट रहा है ना, आवाज शायद आप लोगों की भी आ रही हो,
मतलब यार बगल में पड़ोसी है, सब शादी वगैरह होती रहती है, दावत नहीं देते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दावत वगैरह आना चाहिए ना, तब तो अच्छा लगेगा। देखो पटाखा फोड़ रहे हैं मस्त एकदम, क्या बोलूं, दावत आता नहीं वो थोड़ा देर। शादी हो रहा है ठीक है, होना चाहिए सभी की जिंदगी में, कभी मैं भी कर ही लूंगा, तो दावत आने चाहिए ना, तब ना अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग कहा थे फोटो नेस्टिक में। हाँ, तो ये क्या आपका बेटा, देखो रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी, एग्जांपल सम फ्लावर्स ओपनिंग ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजिंग एट नाइट। अब सूरजमुखी आपको पता है, उसको हम सूरजमुखी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सूरज को देख के खुश हो जाती है। सूरज निकलेगा वो खिल जाती है, रात में सूरज गएगा वो उदास हो गई है। तो बड़ा ही प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, ठीक है, बड़ी छोटा सा क्यूट सा लव स्टोरी है इन दोनों का। तो वहां पे लाइट इंटेंसिटी मैटर करता है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी दिन में ज्यादा, जैसे जैसे शाम ढलेगा इंटेंसिटी कम होगा तो वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मामला नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का मामला डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये तो इंटेंसिटी का बात है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का मामला नहीं। थर्मोनेस्टिक टेम्परेचर का बात है, दिन में लाइट ज्यादा है टेम्परेचर भी ज्यादा होगी, रात में लाइट कम है टेम्परेचर भी कम होगा। एग्जाम्पल मैंने सबके लिख रखे, याद कर लीजिएगा। सीजमोनेस्टिक एक अलग है, एक अलग ही है, ठीक है। ये होता है रिस्पॉन्स टू शॉक, मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें किसी प्लांट बॉडी को आप शॉक दे रहे हो, टच करके शॉक दे रहे हो, मार के दे रहे हो, या वाकई में इलेक्ट्रिसिटी का ही शॉक दे रहे हो, या कोई केमिकल डाल दे रहे हो उसके टेंटिकल्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स का फल में आप ये देखोगे, जो फूल होता है उनका, उसमें टेंटिकल्स निकले होते हैं, तो उसमें आप कोई केमिकल डाल दो, वो टेंटिकल्स आपस में मुरझा के बंद हो जाएंगे, वो उसके अगेंस्ट में एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ भी निक्टिनेस्टिक, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक स्लीप मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू द डेली साइकिल ऑफ लाइट। तो ये बस एक्स्ट्रा याद रख लेना, बाकी हमारा तीनों टाइप्स खत्म हो गया, इतना ही है और कुछ है ही नहीं। अब आप बताओ, आपसे अगर पूछ ले डिफाइन ट्रॉपिक मूवमेंट, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बोलो, बस बता देंगे सर, बहुत आसान है। किसने क्रेस्टोग्राफ डिस्कवर किया था, बता देंगे सर। स्टिमुलस क्या होता है सर, सेंसिटिविटी क्या होता है सर, बता देंगे। अच्छा, स्टिमुलस से याद आया, स्टिमुलस दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये भी सुन लो जाते जाते, ये वाला तो पार्ट खत्म हो गया अभी। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये इंटरनली हमें कुछ करने को उत्साहित कर रहे हैं, कर बेटा कुछ तो कर, भूख लग रहा है खा ले, ठीक है, बगल वाले का लेके ही खा ले, लेकिन तू खा ले, प्यास लग रहा है बगल वाले का लेके ही पी ले, लेकिन पी ले। और बाहर से सर्दी जुकाम वो सब होता रहता है ना, बाहर में गर्मी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, गुस्सा आएगा किसी को तो बगल वाले को ही मार देंगे, तो क्या दिक्कत है, तो वैसे करना मत ये सब। खैर ठीक है, चलो। तो ये था आपका पूरा का पूरा पार्ट 1, मतलब यूनिट 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगा, कर लिया। अब आ जाओ हम बात करते हैं आपके इसके बारे में, किसके बारे में बोलो, हाँ, चैप्टर, मतलब 1B है, चैप्टर 2 नहीं है, बेसिकली 1B है, तो ये आपका दूसरा पार्ट है। आ जाओ, तो इसमें क्या है, रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेट्स इन प्लांट्स। सिंपल सी बात, देखो पढ़ लेते फिर समझाता हूँ। बोला प्लांट्स डोंट हैव ए नर्वस सिस्टम, सो दे कोऑर्डिनेट देयर फंक्शंस यूजिंग केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स, और उसको ही प्लांट हार्मोन्स हम बोलते हैं। So these are organic substances produced in small amounts in one part of the plant that affect growth, development and their functions in another part. तो हार्मोन्स क्या होता है, एक खास किस्म का केमिकल है, बस बहुत सिंपल सा बात है। व्हाट इज हार्मोन्स, एक खास किस्म का केमिकल, जिसे हमारे पास, देखो इसको लिक्विड के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से समझो, मजा आएगा। पानी है, पानी क्या कहते हैं, प्यास बुझाने के काम आता है। ऐसे और भी तरह की ड्रिंक है हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक है। अब पीने वाले तो बहुत कुछ पीते हैं, वाइन है, शराब वगैरह, ऐसे पीना नहीं है, ये सब सेहत के लिए हानिकारक है। इसके अलावा और भी तरीके की ड्रिंक होते हैं, जैसे कि लस्सी है हमारे पास, गन्ने का जूस है। तो इन सभी का काम तो अलग है। पानी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, गन्ने का जूस डिहाइड्रेशन से तो नहीं बचाएगा हमको, समहाउ उसमें काम कर सकता है, लेकिन उसका एक अलग काम, उसका अलग न्यूट्रिशन है। आप डाब पियो, नारियल पानी, उसमें न्यूट्रिशन आपको अलग मिलेगा। तो ये सब ऐसा लिक्विड का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हार्मोन भी इन द सेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लिक्विड का फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो सबका देखो एक पर्टिकुलर काम है, और एक बार आपने पिया वो एक बार ही काम करेगा, दोबारा करवाना है दोबारा उसको पीना पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं कि एक गिलास पानी अभी सुबह पी लिया उसके बाद पूरा दिन मौज एकदम खत्म, बॉडी में पानी की कमी हो ही नहीं रही है, ऐसा तो होता नहीं है, काश ऐसा हो पाता ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट के बॉडी में भी और हमारे बॉडी में भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो एक खास काम अंजाम देते हैं, एक बार रिलीज होंगे अपना काम करेंगे, फिर काम से काम का मतलब उनका रिश्तेदारों के जैसा नहीं है, ठीक है, काम से काम का मतलब है आया काम किया खत्म, हो गया चल। तो वैसे ही इनके बॉडी में, जैसे इनके बॉडी मान लो कहीं खाना बना, तो खाना को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा, कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन आएगा। जाइलम और फ्लोएम तो है ही इन सब काम के लिए, कुछ सिग्नल पहुंचाना, बोलेगा एक जगह प्लांट कट गया तो कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होगा,
कौन कौन से पढ़ेंगे अभी। एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होगा, वो सिग्नल रिसीव कर लिया, अच्छा यहाँ कटा है, अब वो गया दूसरे पार्ट में, बोले वो कट गया, चलो भाग के चलो उसको बचाना है। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही होता है। क्लियर है? देखो आ जाओ, अब कौन कौन से हैं वो देख लेंगे। सो टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स में दो तरीके के हैं हमारे पास, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, मतलब नेचुरल प्लांट हार्मोन, आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन। सो नेचुरल में हमारे पास ऑक्सिन आता है सबसे पहला, और उसके बाद जिबरलिन है, उसके बाद साइटोकैनिन है। एब्सिसिक एसिड भी समहाउ है, लेकिन ये सिंथेटिक हार्मोन में ही आता है। तो एब्सिसिक और इथाइलिन जो ये सब सिंथेटिक हार्मोन में आते हैं, ठीक है। सो दीज आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द प्लांट। एब्सिसिक हार्मोन प्लांट बॉडी में भी जनरेट होता है और हम लोग उसको आर्टिफिशियली भी जनरेट करते हैं। क्लियर है? चलो, तो ऑक्सिन क्या करता है, इसका एक एग्जांपल ऑक्सिन हार्मोन का आई डबल है। आई डबल ए का फुल फॉर्म लिखना, इंडोल एसिटिक एसिड, INDOLE, इंडोल, ACETIC एसिटिक एसिड, ठीक है। और जिबरेलिन का GA1 GA2 ऐसा ही नाम होता है। साइटोकाइनिन का भी कोई स्पेशल नाम नहीं है, यही है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ऑक्सिन प्रोमोट सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। ये आप पढ़ लेना, मैं एक एक करके सबका बताता हूँ अलग अलग, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, सबको थोड़ा हाईलाइट दिया हुआ। ये तो अच्छा, ये तो वही पेज है, ये तो हटा देते हैं। ये देखो नेचुरल प्लांट हार्मोन यहाँ पर है, इधर देखो थोड़ा सा हमने एग्जांपल्स यहाँ पे और इंक्लूड किए हैं। क्या क्या देखो, आर्टिफिशियल हार्मोन में एग्जांपल्स हमारे पास है, ये एग्जांपल सब गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये वाला जो यूनिट है ना 1.b, इसमें खास तौर से हमें बस एक ही काम करना, बोलो क्या। इसमें खास तौर से हमें ये समझना है कि हर हार्मोन का काम क्या है। ऑक्सिन एक नेचुरल हार्मोन है, ये हमें ध्यान रखना है। ये एपिकल डोमिनेंस में काम करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब लंबाई बढ़ाना, जैसे कि पौधा है ना, पौधे की लंबाई बढ़ाएगा, ये करता है। तो तना जितना लंबा हो रहा है वो उतना है, और तने का शाख निकलता है, ब्रांच, तो ब्रांच का यहाँ पे चौड़ाई निकलना या प्लांट की बॉडी का चौड़ा होना, वो सब जिबरलिन हार्मोन तय करता है। लेटरल डोमिनेंस उसका काम है। सेल इनलार्जमेंट, सेल का साइज बढ़ाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, कि कौन सा हार्मोन प्लांट बॉडी में ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक कराता है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म सेम बात है। इसके बाद रूट का फॉर्मेशन करता है ऑन कटिंग। मान लो जड़ कहीं से कट गया, ठीक है, जड़ हमने काट दिया, अब वहां से, या तो हमने काटा किसी वजह से कट गया, तो वहां से एक नया जड़ निकलेगा, ये हार्मोन उसमें मदद करता है। जैसे हमारा बॉडी कहीं कट जाता है तो फिर जख्म भरता है ना, वैसे ये काम ऑक्सिन प्लांट बॉडी में कर रहा है। अब पार्थिनोकार्प कहता है सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट, बिना किसी बीज का फल पैदा करना। तो बहुत सा फ्रूट्स ऐसा होता है जिसमें कोई भी बीज नहीं होता है। एग्जाम्पल बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, कि कौन से ऐसे फल हैं जो बिना बीज के हैं, मतलब उनमें बीज नहीं है, और हम इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियली भी, बिना बीज के पौधे उगाने के लिए। मतलब कोई बीज वगैरह हम डालेंगे भी नहीं, बिना बीज का हम पौधा यहाँ पे उगाएंगे, पूरा का पूरा फल ही उगाते हैं। तो पार्थिनोकार्पी इसी प्रोसेस को कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन जनरेट सीडलेस फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, लिख लो। और रूटिंग कटिंग का भी इनका एग्जांपल है। तो रूटिंग एंड कटिंग हम देखेंगे, ये एक प्रोसेस होता है। हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक ये मेथड है, जिसमें हम एक प्लांट को काट के दूसरे प्लांट में मिक्स करके एक हाइब्रिड प्लांट जनरेट करते हैं। तो वहां पे भी ऑक्सिन हार्मोन यूज होता है, और वो खुद भी क्या करता है, क्योंकि एक प्लांट का पार्ट हमने काटा दूसरे प्लांट से जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग प्लांट एक जगह मिल रहा है, तो उसको एक साथ एकदम नेचुरली फिक्स करने में ये हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, प्री हार्वेस्ट या फिर प्री मैच्योर, दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि फल पकने से पहले गिरने से रोक देगा वो। इससे पहले कि फल पके, गिरना नहीं चाहिए। बहुत सा फल होता है ना, कच्चा होता है, गिर जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन हार्मोन की कमी होगी। लेकिन ये बोलता नहीं, रुको बेटा, थोड़ा पक लो, बड़ा हो जाओ, उसके बाद जाना। समझे कि नहीं? हो गया, आगे चले। चलो अब ये जिबरेलिन बाबू के बारे में बात करते हैं। जिबरेलिन बबुआ, ओ बबुआ। तो ये देखो इंटरनोड इलांगुएशन है, स्टीम ग्रोथ, जैसा मैंने बोला आपको, तो चौड़ाई होती है, वो बढ़ाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। सीड डोरमेंसी एंड प्रोमोट जर्मिनेशन, सीड्स का जर्मिनेशन है, कोई भी बीज है तो उसका बीज को और ज्यादा अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करेगा। और डोरमेंसी को खत्म करता है, मतलब बौनापन, कई बार सीड्स में बौनापन आ जाता है, नाटा रह जाता है, तो उस चीज को वो खत्म करता है जिबरेलिन हार्मोन प्लांट बॉडी में, ठीक है। इसके बाद इंड्यूस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स और फ्रूट ग्रोथ, तो फ्रूट के ग्रोथ को, फल हुआ उसका ग्रोथ में हेल्प करेगा, किसी भी तरह का फल को। और फ्लावरिंग इन प्लांट्स, मतलब फूल जो निकलते हैं बहुत सारे पौधों में, वो फूल का भी इसके पीस का हाथ रहता है कि फूल अच्छे से ग्रो हो जाए, ये सब इसका हाथ रहता है, ठीक है। यूजेस की हम बात करेंगे तो वही तो, अब यूज क्या है, जो ऊपर की तो एप्ली ये सब काम वो कर रहा है। हम इसको अगर अलग से यूज करेंगे तो हम इसका फ्रूट साइज बढ़ाने में यूज करते हैं, जैसे ग्रेप्स का
साइज बढ़ाने में। इंड्यूसिंग अर्ली जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं हम इसको। कोई भी चीज हमें जर्मिनेट करना, सीड हमने लगाया है बाहर से आर्टिफिशियली, तो उसमें बाहर से जिबरेलिन हार्मोन दे देंगे तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रोमोटिंग ऑफ सीजन फ्लावरिंग मतलब सीजन नहीं है उस फल का, लेकिन फिर भी वो फल हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बस चाहिए, तो उसमें हम यूज करते हैं। तभी भी देखो कि ऑफ सीजन हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आम का सीजन नहीं है, ठंड में आम का सीजन होता है। बताओ आप, ठंड के मौसम में आम खाने को मिल जा रहा है भाई, ठंड के मौसम में अमरूद भी खाने को मिल जा रहा है, कभी कभी तरबूज दिख जा रहा है मार्केट में। हो क्या रहा है मतलब, तो वो सब इन्हीं सब हार्मोन की वजह से। लोगों ने स्टडी किया, समझा अच्छा ऐसा होता है, फिर बोला ठीक है हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे इसको। समझे? ऐसा होता है, हाँ होता है, मान लो होता है। चलो साइटोकाइनिन की बात करते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और खास तौर से साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। दो टर्म होता है, कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। ये तो हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। तो कैरियोकाइनेसिस जहां पे हमारा अंदर का जो न्यूक्लियस वो डिवाइड हो रहा होता है, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो उस डिवीजन में ये हेल्प करता है। दूसरा काउंटर अटैक करता है एपिकल डोमिनेंस में ये भी हेल्प करता है, जैसे कि आपका ऑक्सिन कर रहा है, ये भी करेगा। डिले एजिंग, सेंसेशन ऑफ लीव्स, ये पत्तों को जल्दी बूढ़ा होने से बचाता है। ऐसा ना हो कि पत्ते जल्दी बूढ़ा हो जाए। देख रहे हो, सबका कितना स्पेसिफिक काम है। इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम इसको टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं टू प्रमोट शूट ग्रोथ। मतलब टिश्यू कल्चर, हमने कुछ स्पेसिफिक टिश्यू ले लिया किसी प्लांट का, हम उसको ग्रो कर रहे हैं लैब में, तो वहां पर उसका ग्रोथ को अच्छे से प्रमोट करने के लिए हम इस हार्मोन का यूज करते हैं। इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, क्योंकि ये पत्तों को जल्दी बूढ़ा होने से रोकता है, मतलब उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है। तो हम भी कई बार जो भी चीजें हमने बना रखी, या हमने मान लो कोई फल वगैरह, कोई फ्रूट्स वगैरह तोड़ के ही रखा है, तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका। ठीक है, चलो आगे चल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1B था वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 1C पे जा सकते हैं, ये नहीं कि एनिमल हार्मोन। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, देख लेंगे थोड़ा सा। ये भी उसका यूज ही है, फूड राइपनिंग वगैरह भी यूज है, फलों को पकाने में भी साइटोकाइनिन हार्मोन हम यूज करते हैं। बाकी एब्सिसिक एसिड है, पढ़ लेना। अच्छा, ये सब आप पढ़ लेना है तो आप पढ़ ही लोगे, बाकी सारी चीजें वही है। एब्सिसिक एसिड के बारे में ये पेज देख लेना, ये पेज छोड़ देना, ये काम करनी। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का देख लेना क्या काम है। तो फल को जल्दी पकाने के चक्कर में हम इथाइलिन का भी यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी पकाना है बस, इसलिए हम लोग कर लेते हैं इसका यूज, है ना। और ये हाउ हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट मैंने जस्ट फॉर द नॉलेज दे दिया है। सेल टू सेल देखो ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे प्लाज्मोडेमाटा नाम का एक चीज होता है, मैंने एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने वाला, तो उससे ये सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। जाइलम फ्लोएम होते हैं जहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। बाकी ऑक्सीजन हार्मोन प्राइमरली क्या होता है, एक डायरेक्शन, मतलब ऊपर से नीचे मूव करते रहता है। ये याद रखना, ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो ऊपर से नीचे मूव करता रहता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यही उसका डायरेक्शन है। और कहीं आगे पीछे मतलब दायां बायां नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर नीचे मूवमेंट होता है उसका। ठीक है, इतना ही है। एक और चीज होगा यहाँ पे, एक ही कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंट्स, ये थोड़ा सा, अच्छा ये इग्नोर करो, ये नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, छोड़ दो। एक टॉपिक शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया, वो ये है कि आपका ये टॉपिक पढ़ लेना, एक बार बुक से रीड कर लेना, ठीक है। ये शायद मेरे पुराने लेक्चर्स में होगा। क्या है वो? हाँ, यूज ऑफ सिंथेटिक हार्मोन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यूज ऑफ सिंथेटिक हार्मोन इन एग्रीकल्चर। सिंथेटिक हार्मोन जो है हमारा, या फिर कुछ नेचुरल हार्मोन को ही हमने लैब में तैयार किया है, तो उसको सिंथेटिक ही बोलेंगे। एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं, कौन कौन सा हार्मोन है, क्या काम करता नहीं करता है, जिसमें से दो तो एक इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और है, वो भी देख लेना। एक 2,4-D हमारे पास आता है, ठीक है, जिसको वीड्स मारने में एक काम होता है, मतलब फल वगैरह में, या फिर आपका किसी भी खेती को कर रहे हो आप, तो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना लग जाए, इंसेक्ट से बचाने के लिए उसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इतना चीज याद रख लेना, बहुत है। क्योंकि उस चैप्टर से तो मेनली चैप्टर 1B से आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो आएगा नहीं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। फंक्शन पूछे जा सकते हैं आपसे किसी भी हार्मोन का, डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, प्लांट हार्मोन का डिफिनेशन नहीं पूछता, सिर्फ हार्मोन का डिफिनेशन पूछ लेगा। तो सिर्फ हार्मोन का जो डिफिनेशन है वो हमने आपको एनिमल हार्मोन वाले चैप्टर में बता दिया, वो अभी हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर है हार्मोन का डिफिनेशन, ये आप फॉलो कर लेना, ठीक। चलो, तो रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हमारा एनिमल बॉडी क्या होता है? द बॉडीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय 2 मेन सिस्टम। हमारे बॉडी में 2 मेन सिस्टम होता है।
एक नर्वस सिस्टम है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारा बहुत फास्ट होता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम स्लो होता है और केमिकल सिग्नल का यूज करता है। तो जितने भी हमारे हार्मोन्स है वो सब कहाँ से आते हैं, वो सब एंडोक्राइन सिस्टम से आते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। जितने भी हार्मोन है वो कहाँ से आ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको उर्दू में बोले तो बेनलीदार गिल्टियां। तो बेनलीदार गिल्टियों से एंडो माने हार्मोन्स रिलीज होता है, नलीदार गिल्टी से हार्मोन्स रिलीज नहीं होता। ओके चलो। So the endocrine system uses chemical messengers called hormones to maintain stable internal condition state as homeostasis। तो हमारे बॉडी को एक स्टेट में रखना है, उसको बोल रहा है वो होम्योस्टेटिस। तो हॉर्मोन्स का डिफिनेशन ये प्रीफर कर लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये अगर लिखने आ गया तो आ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है, बहुत रेयर है, एक ही बार पूछा था बहुत पहले, हो सकता है दोबारा पूछिए। So hormones are organic chemical messengers secreted by specialized organs called endocrine glands, also known as ductless। ठीक है, ductless मतलब नली नहीं होता इसमें, ductless glands। So they travel through the blood stream to target cells in other part of the body where they trigger a specific response। So hormones निकलते हैं हमारे नॉन मतलब ductless gland से, वो निकलेंगे endocrine gland से निकल गए। उसके बाद एक टारगेट ऑर्गन होता है, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे एक स्पेसिफिक हार्मोन अटैक करेगा, जाके अपना काम करेगा, उसके अलावा वो और किसी के पास नहीं जाएगा। एक टारगेट जैसे वो निकला, उसका टारगेट फिक्स है, वो वहीं पे जाएगा, अपना काम करेगा, फिर वहां से कहाँ जाएगा, वहां पर ही वो खत्म हो जाएगा। बोला ना, मतलब काम से काम रखने वाली चीजें रिश्तेदारों के जैसा ये नहीं है, बस अपना काम करेगा, काम खत्म। हाँ, टाइम नहीं गड़ाएगा फालतू का, ये तो कर दिया, अब क्या है, वो कैसे, ये वो सब नहीं, वो सब आपको पता है किसका काम, वो सब। ठीक है चलो। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन क्या है, सबसे पहला तो वही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। आप पूरे बॉडी में ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क करते हैं इन स्मॉल कंसंट्रेशन, थोड़ा बहुत निकलेगा, काम करेगा, खत्म। स्पेसिफिक आपका टारगेटेड ऑर्गन्स पे काम करेगा। डोंट इनिशिएट न्यू प्रोसेस बट रेगुलेट एग्जिस्टिंग वंस। नया प्रोसेस कोई काम नहीं करता ये लोग, जो पुराना होता है उसको ये करेगा। जैसे कि मान लो बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है तो हार्मोन रिलीज होगा, उस घबराहट को कंट्रोल करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा कर देगा कि कुछ नया कांड कर देना, कुछ नया चीज नहीं करेगा बॉडी में। जो चीज पहले से हो रहा है उसको ही रेगुलेट करने का काम हार्मोन करता है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। क्लियर है चलो। डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, काम खत्म, पैसा हजम, बस वही वाला मामला है। काम करे चलते बनेंगे, वो सब फिर क्या है नहीं, वो सब कुछ नहीं सोचता। क्लियर है, समझ गए हार्मोन के बारे में, क्लियर हो गया, आगे चल सकता हूँ। ओके चलिए आगे चलते हैं। सो मेजर फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, क्या कहता है, कुछ फंक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। सो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, कौन करता है, दो हार्मोन्स है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन का स्पेलिंग क्या होगा, भूल गया मैं, भूल गया, तुम लोगों के चक्कर में स्पेलिंग भूल गया, बताओ। तुम लोग बोल रहे हो हमारी क्या गलती है, स्पेलिंग तो आप भूले हो। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, मतलब उल्टा काम करते हैं। अगर बॉडी में आपका ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, ग्लूकोज मतलब शुगर होता है, ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए कौन आएगा, ग्लूकागोन आएगा। और अगर ग्लूकोज का लेवल आपका कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन आएगा, इंसुलिन आएगा। अब बोलो मैंने ये सही बोला कि गलत बोला, थोड़ा सा सोचो, और उसके बाद आगे चल के रास्ते पर्दा उठाते हैं। मैंने क्या बोला, ग्लूकागोन क्या करता है, बढ़ा देता है, और इंसुलिन क्या करता है, घटा देता है, ये बोला ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो द पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन टू लोअर देखो वही बात है, इंसुलिन क्या करता है, कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, वो बढ़ा देता है। कीपिंग ग्लूकोज लेवल बैलेंस, तो जब भी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाना होगा, ग्लूकागोन आएगा वो बढ़ा देगा, कम करना होगा इंसुलिन आएगा वो कम कर देगा। इसलिए किसी किसी का जब शुगर का होता है प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है, तो बॉडी में इंसुलिन नॉर्मली मतलब नेचुरली नहीं बन पाता है, ठीक है। इसलिए बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उन लोगों को, ताकि वो बॉडी में जाए और उसका लेवल को थोड़ा कम करे, बेटा अच्छा रहेगा, है ना। ओके ठीक है, चलो याद रहेगा कौन क्या कर रहा है। इसलिए ग्लूकागोन को एंटी इंसुलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकागोन को बोला जाता है एंटी इंसुलिन। तो आपसे पूछ लेगा अगर कि किस हार्मोन को एंटी इंसुलिन बोलते हैं, लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ।
ग्लूकागोन को क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन बॉडी में आता है और वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, वहीं ग्लूकागोन आता है और इंसुलिन के लेवल को ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। मैं कम करके गया तो बढ़ा दिया, एक तो ऐसा क्या बात, जान दुश्मन वाला हाल इन लोगों का। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट काम हुआ। दूसरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसे कि हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये कहता है एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है ये लोग। ठीक है, अच्छा ग्लूकागोन इंसुलिन कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपका आई थिंक पैनक्रियाज से निकलते हैं। पैनक्रियाज में दो तरह के सेल होता है, एक लैंगरहैंस ऑफ अल्फा सेल और एक बीटा सेल। तो एक अल्फा सेल से निकलता है, एक बीटा सेल से निकलता है, ध्यान रखिएगा। मेन तो पैनक्रियाज से निकलता है, ये ध्यान रखना है। और एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा है, जो कि बेसिकली कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर होता है, बैठा हुआ चिपका हुआ कोनिकल शेप का। तो वो दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है, एक एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग फ्लाइट हार्मोन या फिर फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब हमारा बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में जब डर जाता है, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में ये हमारा बॉडी क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, एनर्जी सप्लाई थोड़ा और अच्छे से करेगा, ताकि जो भी घबराहट हो रही है उससे हैंडल कर सके हमारा बॉडी। अदरवाइज हमारा बॉडी तो, दिल तो बच्चा है जी वाला हाल है, पता नहीं कहाँ कब निकल ले। तो ध्यान रखना पड़ता है इन सारे हार्मोन्स का, थोड़ा कदर कर लो। हाँ, तुम्हारे दिल में जो भावनाएं जागती हैं किसी को भी देख करके, वो भी हार्मोन्स का ही गड़बड़ी होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कुछ भी ऐसा चीज देखते हो, कोई खूबसूरत नजारा या कोई खूबसूरत शख्स, तो वो हार्मोन रिलीज होता है। ये सब बातें सुनकर तो दिल में, चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तुम लोग देखो ना, शर्मा तो कैसे शर्मा रहे हो, देखो। हाँ तो ठीक है, छोड़ो, आ जाओ टॉपिक पे वापस आ जाओ। चलो, तो मेजर फंक्शंस हमने देखा है, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तीसरा देख लो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हमारा ये लोग बहुत सारा चीज देखते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन है यहाँ पर। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे मेल बॉडी में होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हमारा फीमेल बॉडी में होता है। तो ये सब का मेटाबॉलिज्म में उतना कोई रोल नहीं है। मेटाबॉलिज्म में मेनली कुछ और हार्मोन से ही हमारे काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या है, जो हमारा बॉडी में जो डाइजेशन का सिस्टम हो रहा है मेनली, वो कंट्रोल करने का काम होता है कि अच्छे से कंट्रोल कर ले भैया। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हमारा, तो रिप्रोडक्शन में मेल में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। आगे देखेंगे हम, आगे आगे इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ हमने जैसा आपको दिया है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, कौन कौन से। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास कौन, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एडीएच रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फंक्शन क्या है इसका, ये कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी रेगुलेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, नहीं होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बाकी मेन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, ये हमारा मेन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहा है, जीएच बोलते हैं उसको, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और प्रोलैक्टिन वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ही पार्ट है, वहीं से आता है। और इसको हम लोग ऑफन कॉल द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का यहाँ पर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, कब निकलेगा नहीं निकलेगा सब कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के तीन पार्ट हो, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके मेनली दो पार्ट है, एक एंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर पार्ट, लिख लेना। एंटीरियर पार्ट से अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट से अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी कि अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा। ठीक है, चलो, तो ये नक्शे में अगर आप देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड मुंह पे नहीं है, यहाँ पीछे की तरफ ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस उसके ऊपर होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड है। और यहाँ पे थायराइड नहीं बेटा, थायराइड ग्लैंड ये है। हाँ, एड्रेनलिन ये वाला नहीं, मतलब किडनी के ऊपर होता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है एड्रेनलिन। ठीक है, चलो मैं इसी में कुछ कुछ आपके फंक्शंस बता देता हूँ, कौन क्या करता है, नोट डाउन कर लेना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया। थायराइड ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन रिलीज होता है, जो कि होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज होता है। अब इसमें भी कई प्रकार के T3 T4 भी होता है। तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में थायराइड लेवल को कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारा बढ़ गया घट गया, दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ गया अगर तो फिर प्रॉब्लम होगा, गोइटर नाम का बीमारी हो जाता है, गला, ये मतलब गला बड़ा नहीं होता है, यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है, वो फूल जाता है तो गला बड़ा दिखता है।
बॉडी का वेट बढ़ जाता है, ठीक है, आपको थकावट जल्दी लगेगा, सुस्ती लगेगा, मेटाबॉलिज्म आपका सुस्त हो जाता है, खाना खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये तो वही सिस्टम है जो मुझे हो रहा है, लगता है चेक कराना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया ये क्या करता है। टेस्टिस हमारा मेल बॉडी में एक ही हार्मोन है जो सभी तरीके का काम को अंजाम देता है। मतलब मेल का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर दिखना, भारी भरकम दिखना, आवाज का भारी होना, चेहरे पे दाढ़ी का आना, बाल छोटे छोटे ही रह जाना, ठीक है, तो इधर होना, और रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी है, ये सब चीज को मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बस एक ही है। और फीमेल में दो है, आपका एक मैंने ओवरी से निकलता है, वहां पे दो हार्मोन, एक एस्ट्रोजोन है, एक प्रोजेस्ट्रोजोन है। तो प्रोजेस्ट्रोजोन का मेन काम होता है जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, मेनली वो प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करता है और प्रेगनेंसी के बाद। अब बाकी एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मेनली फीमेल स्ट्रक्चर जो है बॉडी का, जो फीमेल अपीयरेंस है उस पर वो ध्यान देता है, उसको मेंटेन करता है सारी चीजें, और बालों का लंबा होना, आवाज का पतला होना, ठीक है, ये सब चीजें वहां पर है, तो उधर वो हैंडल कर लेता है। प्रोजेस्टेरोन जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, जब बच्चे की पैदाइश के दौरान, डिलीवरी के दौरान, वहां पे एक हार्मोन रिलीज करता है, वो रिलीज हार्मोन, हाँ रिलीज हार्मोन, रिलीज हार्मोन का नाम ही है रिलीज हार्मोन, जो हेल्प करता है यहाँ पर डिलीवरी में, काफी हेल्प करता है। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हो गया बच्चे के बाद, तो माँ की छाती में यहाँ पर दूध का जो पैदावार है, दूध का जो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उसको भी वो हार्मोन देखता है। अगर वो हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो प्रोडक्शन भी डिसबैलेंस हो सकता है, जिससे फिर बच्चे का न्यूट्रिशन में यहाँ पर कमी होगा। ठीक है, कितना ही चीज आपको जानना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, समझ गया? कुछ और बता रहा हूँ, लिख लेना। और क्या, मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा, इसलिए आप लोगों से लिखवा रहा हूँ। मतलब क्या बोलूँ, इसके बाद तो हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। मुझे बेसिकली लिखने का मन नहीं कर रहा आजकल, थोड़ा मैं भी आप लोगों की संगत में रह के थोड़ा सा पोड़िया हो गया हूँ। चलो ठीक है, एक तो देखना, जैसे कि ये क्या सादा सादा क्यों हो गया, मेरे को इतना व्हाइट व्हाइट नहीं पसंद आता है, आंख में डायरेक्ट लाइट लगता है, ब्लैक होना चाहिए, डार्क होना चाहिए ना, डार्क जिंदगी है। आजा भाई, कलर चेंज हो जाए, काहे तुम टेंशन लेता। हाँ, तो जैसे एक हार्मोन लिखना जीएच, ग्रोथ हार्मोन, तो कौन सा हमारा ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल है एसटीएच। ठीक है, एसटीएच, इसका फुल फॉर्म तुम लोग बताना मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, इसलिए तुम मुझे पूछ रहा हूँ। ठीक है, एसटीएच हार्मोन, तो एक ग्रोथ हार्मोन होता है। अगर ये ज्यादा रिलीज हुआ तो आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कंट्रोल अगर कम रिलीज हुआ तो आदमी नाटा हो जाएगा। तो ये बीमारियां होती है यहाँ पर। तो इसका नाम मुझे आप बताना कि क्या होता है कमेंट्स में, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। थायराइड के बारे में आपको बता ही दिया, जो बीमारी होती है गोइटर नामी एक बीमारी है, जो कि बहुत डेडली बीमारी है। और ठीक है ओके। और आपका एड्रेनालिन में तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है, वहां पर हो गया। तो थायराइड का ये हुआ, और इंसुलिन का मैंने बता ही दिया, ग्लूकोज का बता ही दिया आपको। ठीक है, एक डायबिटीज मेलिटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपिटस होता है। तो ये भी क्या है, मैं बस कंडीशन बता रहा हूँ, कौन क्या है वो आप बताना। ये डायबिटीज का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस का स्पेलिंग क्या होगा, इंसिपिडस, ठीक है। तो एक मतलब होता है कि डायबिटीज में शुगर का लेवल कम होना, एक होता है डायबिटीज में शुगर का लेवल ज्यादा होना। तो एक को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, एक को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, कम वाले को क्या कहते हैं, ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, और आप दोनों में से कोई भी एक कमेंट कर देना आपको। ठीक है, इतना सारा काम दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन करेगा आप लोगों में। मुझे पता है आप लोगों में शायद ही कोई करे, क्योंकि कौन ही उतना टाइम निकालेगा कमेंट करने का, उतना टाइम है किसके पास। खैर कोई नहीं, यहाँ पे हमारा ये वाला जो एनिमल हार्मोन वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ, और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के बारे में याद रखना। और तो यहाँ कुछ है नहीं, एसटीएच हो गया हमारा, सारा हार्मोन हाइपोथैलेमस, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड ही बता ही दिया, इतना ही है। ठीक है, एक चीज और एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू याद रख लेना, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो बहुत सारी चीजें बता दी, तो जो चीजें बताई उसका बहुत सा उल्टा है। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डकलिस्ट है, तो ये डकलिस्ट नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होते हैं। ठीक है, और वहां से हमारा मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, हार्मोन, यहाँ से कुछ और रिलीज होता है। इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस वाला पार्ट देख लेना, इस साल एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है बेटा। और इस चैप्टर से मेनली यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक है, और आपका इस हार्मोन की वजह से क्या बीमारी हो सकता है, तो वो तो मैंने आपको सब बता दिया। एक और हार्मोन, अच्छा वो आपकी चाहत वाला हार्मोन में बताना भूल गया, उसको ऑक्सीटॉक्सिन बोलते हैं। तो ऑक्सीटॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है
जो हमारे बॉडी में किसी भी चीज का, सिर्फ किसी शख्स को देख के नहीं, कोई भी खूबसूरत नजारा अगर हम देखते हैं तो हमें एक बहुत अच्छे तरीके से खुशी महसूस होती है कई बार। तो चाहत हमारे दिल में किसी चीज के लिए ये पैदा करता है। अब कोई भी खूबसूरत चीज देखे तो इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ ठीक है, अब मैसेज मत कर देना किसी को कि लव हार्मोन, ये हाँ पता है मुझे, और तुम कुछ करो ना करो ये तो जरूर करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चैप्टर 1 से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। चैप्टर 1D जो कि सबसे बड़ा यूनिट है यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में, उसको हम करेंगे, जिसमें हमें क्या कवर करना है, नर्वस सिस्टम। है वो बड़ा, लेकिन हम लोग आराम से उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं, बड़ा है। क्योंकि नर्वस सिस्टम में देखो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। पहले चलो एक ओवरव्यू लेना है, क्या बताओ, ओवरव्यू लोगे, लेना है तो बताओ। अच्छा ये भी एक चार्ट है, ये चार्ट हम तो भूल ही गए आपको दिखाने के लिए, ये भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे सभी का जैसे सबका ग्लैंड जो मैंने आपको बताया, ये चार्ट अच्छे से फॉलो कर लेना, कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है और उससे क्या क्या फंक्शंस हैं, लगभग वो एक जगह पे लिखा हुआ, चेक कर लोगे, चलो कर लेना। और ये कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर जो मैं बता रहा था, जैसे कि डोआरफिजिम है, गोइटर, ये सब देखो, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, पढ़ लेना ये सब। ओके, मुझे लगा नहीं लिखा, मैंने लिखा हो तो है। अच्छा, हार्मोन्स और एंजाइम के बीच का डिफरेंस ये भी देख लेना कि हार्मोन एंजाइम क्या होता है। सो एंजाइम से एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है बेसिकली, दैट स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो ये भी हार्मोन के जैसा ही कुछ स्पेसिफिक काम करता है, बट ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो जो है यहाँ पे पढ़ लेना, बस दो ही डिफरेंस है, दो आपको याद रखना। ठीक है, चलो तो ये पेज तो खैर, अच्छा यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, एक में डक्ट होता है, एक में डक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ये अपने डक्ट के थ्रू ट्रेवल करता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, हार्मोन। इसका हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही एंजाइम निकलता है, पसीना निकलता है, सलेवा निकलता है, ये सब यहाँ से निकलता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल से कुछ, इसका कुछ एग्जाम्पल से देख लोगे, बस इतना ही इसमें कर लेना। इसके अंदर से आपको इस बार एग्जाम में सवालात देखने को मिल जाएंगे। चल सकते हैं आगे, चलो। इसके बाद नर्वस सिस्टम हमारा। तो नर्वस सिस्टम में देखो पढ़ना क्या है, पहले तो यही समझेंगे नर्व होता क्या है, नर्वस सिस्टम है क्या, फिर नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स हैं वो समझेंगे, फिर मेन नर्वस सिस्टम जो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उसमें पेरीफेरल है, पेरीफेरल वो समझना होगा, फिर थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद ह्यूमन आई है। बस इतना ही है, मुझे सुनने में इतना ही लग रहा है, बट अंदर जाते हैं तो पता चलता है इतना ही है, होता। चले चलो। तो चैप्टर का नाम है रिस्पॉन्स एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। So the nervous system is the body's internal communication network, a complex system of nerves, the brain and the spinal cord. It allows animals to receive stimuli from environment, process the information and respond appropriately. It works in conjunction with endocrine system to maintain homeostasis. सिंपल भाषा में, जैसे कोई भी स्टिमुलस, हमने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, पता चला कि गर्म है, हमारे हाथ का जो सेंस ऑर्गन है, हमारा स्किन जो है, उसने सेंस के गर्म है, उसने स्किन से यहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन भेजा। एक मोटर न्यूरॉन होता है, बताऊंगा, एक मोटर न्यूरॉन ने उसने सेंस यहाँ से किया, खबर गया ब्रेन के पास, ब्रेन बोला गर्म है, ब्रेन ने बोला हटा लो हाथ, उसने हाथ हटा लिया। तो ये पूरा जो काम हुआ, ये पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू हुआ, तारों के थ्रू। हमारे बॉडी में तारों का गुच्छा है, जैसे हमने यहाँ पर आसमानों में तार बिछा रखे हैं अपना फोन के लाइंस के लिए, इंटरनेट की सप्लाई के लिए, वैसे हमारे बॉडी में भी है पूरा। ठीक है, और उससे इंस्पायर होकर हमने बना रखा, बहुत फुर्ती में काम होता है। झट से कि हमने देखा कि सामने से एक मक्खी आई, आंख में चले गए, झट से हमने ऐसे कर लिया। तो ये सब हमारा नर्वस सिस्टम कराता है। फिर समझ गए नर्वस सिस्टम क्या होता है। हाँ सर, आगे चलते हैं। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक जो एकदम यूनिट होता है, जो एकदम मेन आदमी, ये तो हमने डायरेक्ट आपको ये दे दिया हो जो, ठीक है। हाँ, बेसिक जो यूनिट होता है, ये टाइप्स हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। जिससे नर्वस सिस्टम मिलके बना उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व बोलते हैं, दोनों का मतलब अप्रोक्स सेम है, न्यूरॉन या नर्व। तो न्यूरॉन क्या है या फिर नर्व, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि घर बन रहा है कोई, जैसे कि कोई दीवार का बेसिक यूनिट क्या ईंट है उसका, तो वैसे यहाँ पर इसका बेसिक यूनिट न्यूरॉन या नर्व होता है। सो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। आ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, बहुत सारी चीजें होती है इसके पास। ठीक है, जैसे देखो क्या क्या चीजें होती है, वो तो ऐसे मुझे भी नहीं पता क्या क्या चीजें होती हैं। यही स्ट्रक्चर न्यूरॉन का ऐसा होता है, इसके अंदर एक सेल बॉडी होता है, ये देख रहे हो ये वाला, इसको ही हम सेल बॉडी कहते हैं, ये वाला चीज। ठीक है, जिसको सोमा भी कह देते हैं।
और ये जो चीज निकला है, ये वाला, ये जो चीज आपको दिख रहा है किस तरीके से, दूसरा कलर लेता हूँ, उससे मजा नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर लेते हैं, उसमें मजा आएगा। ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको जो दिख रहा है, झाड़ी झाड़ी निकला हुआ, तो इसको ही डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये डेंड्राइट्स ही होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्ट रहता है, ठीक है। और एक्सोन हमारा इधर है, एक्सोन ये जो लंबा वाला जो जा रहा है ना का पाइप, ठीक है, यही हमारा एक्सोन होता है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ जो है ये हमारा एक्सोन है। और उसके ऊपर देखो ये लेयर है ना, छोटा छोटा ऐसा थोड़ा कैप्सूल कैप्सूल टाइप का, वो एक मैलिन सीट उसको बोलते हैं, जो उसको कवर कर रहा है, ठीक है। अब मेन काम यहाँ पे होता है, ये लास्ट में एक्सोन ब्रश होता है, ये लास्ट आप देख रहे हो ये वाला एंड, इसको हम कहते हैं एक्सोन ब्रश। तो यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन होता है। काम कैसे होता है, ये जैसे डेंड्राइट है, ठीक है, ये डेंड्राइट इधर है, इधर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, ये वाला डेंड्राइट वाला एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दे देगा, ये आया डेंड्राइट से, वो यहाँ पे आएगा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगा सेल बॉडी में, फिर वो इन्फॉर्मेशन ये पूरा एक्सोन का जो लंबा लाइन है इससे वो ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके पहुंचेगा एक्सोन ब्रश के पास, फिर इस एक्सोन ब्रश से इंफॉर्मेशन आगे फिर दूसरे न्यूरॉन तक फिर वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पर होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक इंफॉर्मेशन दूसरे मतलब एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचता है, ऐसा होता है, ठीक है। डेंड्राइट से लिया यहाँ पहुंचा है, फिर यही पूरा लंबा लाइन चला जा रहा है, ब्रेन तक ऐसे ही पहुंचेगा, लेकिन बहुत तेजी में होता है ये काम, बहुत तेजी में, क्लियर है, याद रहेगा। और जो एक्सोन के ऊपर जैसे अलग अलग काम भाई सबका, डेंड्राइट सिग्नल रिसीव कर रहा है एक्सोन से, तो पूरा ट्रैवल ही हो रहा है आपका। फिर आपका इसके ऊपर एक्सोन के ऊपर मैलिन शीट पे, मैलिन शीट प्रोटेक्शन देता है आपको एक्सोन को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। साइनेप्स भी आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो साइनेप्स वो पॉइंट है जहां पर एक एक्सोन ब्रश दूसरे एक्सोन ब्रश से कनेक्ट करके ट्रांसमिशन कर रहा है, जैसे ये छोटा सा इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। और साइनेप्सिस, इस पूरे प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं, क्लियर है, चलेगा, चलो। तो ये तो ठीक है, हाँ, ये वाला चीज पहले समझते हैं, फिर देखेंगे कंपोनेंट्स और उसका टाइप्स। ठीक है, हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क करता है कैसे। यहाँ पर मैं आपको टाइप भी समझा दूंगा। न्यूरॉन के 3 टाइप्स है बेसिकली, न्यूरॉन के बोलो या नर्व के बोलो, 3 टाइप होते हैं, दोनों का सेम ही है, ठीक है। चलो एक काम करो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, ये वही वाला रिफ्लेक्स सेक्शन, अच्छा ठीक है। चलो यहाँ पे एक मुझे लेना ही होगा, वो स्लाइड आई थिंक मैं मिस कर चुका हूँ। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या फिर टाइप्स ऑफ नर्व, दोनों सेम ही है, बस नाम चेंज होगा। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस करता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला कोई हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारे नेचर में होने वाले चेंज को सेंस करे, जिसको स्टिमुलस हम बोलते हैं। ऐसे इस तरीके से जो कैसा काम कर रहा है, पहले स्टिमुलस होगा, कोई भी चेंज को हमारा बॉडी डिटेक्ट करेगा। तो कोई भी चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई सेंस ऑर्गन। हमारे पास टोटल 7 सेंस ऑर्गन है। किसी चीज को स्मेल करने के लिए हमारे पास नाक है, टच करने के लिए स्किन है, और मूवमेंट करने के लिए हमारे पास तो हाथ पैर, देखने के लिए आईज है हमारे पास, सुनने के लिए ईयर है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टोटल 7 सेंस ऑर्गन है। तो सबसे पहला हमारा सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव होता है। सेंसरी न्यूरॉन के पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक स्पेशलाइज सेल है जो कि कुछ भी हो सकता है, आईज हो सकता है, स्किन हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, फिर वो खबर आएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के पास वो खबर आएगा, फिर ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल आपका कहाँ पे, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, एकदम मेन नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के पास। इसके बाद मोटर न्यूरॉन, जो हमारा सेकंड पार्ट है मोटर न्यूरॉन का, तो मोटर न्यूरॉन के पास हो जाएगा। और एक होता है एफरेंट न्यूरॉन जो लास्ट में आएगा हमारे पास। तो मोटर न्यूरॉन क्या कहता है, इधर गया मोटर न्यूरॉन, इसी ट्रांसमिट द रिस्पांस कमांड फ्रॉम द सीएनएस टू द मसल ऑफ द ग्लैंड्स। तो जैसे ही सीएनएस को पता चला कि ये प्रॉब्लम है, कुछ भी, जैसे कि मान लो कुछ दिख रहा है कि अच्छा सामने से कुछ आ रहा है जो खतरा हो सकता है, कुछ मक्खी आ रही है, तो हमारे आंख ने उसको सेंस कर लिया, वो खबर ब्रेन तक पहुंचा, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। फिर ब्रेन ने एक जवाब भेजा कि आंख को बंद करना है। फिर वो जो जवाब ब्रेन ने दिया, वो जवाब कौन लेके आएगा वापस सेंसरी न्यूरॉन के पास, वो लेके आएगा मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन वापस वो जवाब लेके आएगा, और लास्ट में जो इफेक्टर है, जैसे कि हमारा आंख यहाँ पर इफेक्टर है, जो इफेक्ट हो सकता है, वो तुरंत यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। जैसे बोलेगा आंख बंद करना है, तो बोलेगा आंख बंद कर लिया एक बार, जब तक बोलेगा नहीं खोलना तो खोलेगा ही नहीं, तो फिर खोलने का भी सिग्नल आता है, चला गया भाई खोल ले, समझे कि नहीं, ऐसा ही काम करता है।
तो मोटर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन, इस तरीके से हमारे नर्व में भी होता है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और एफरेंट नर्व। सिंपल है, हो गया। चलो इतना ही है और कुछ नहीं। और देखो अब टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम हम देखेंगे तो मेनली दो तरीके का ये नर्वस सिस्टम है हमारे पास। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक हमारे पास आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ और पार्ट आते हैं जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है। देखते हैं, देखो नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये द कमांड सेंटर होता है, ये कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट प्रोटेक्ट्स इनकमिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंड आउट कमांड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को भाई जो उसको मिलेगा उसको सेंस करेगा, समझेगा, फिर उसको वापस से उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स करना है नहीं करना है वो बता देगा। बता दिए, लज्जा जी ले अपनी जिंदगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, द नेटवर्क ऑफ नर्व दैट कनेक्ट्स द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये एक नेटवर्क है जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी को जोड़ रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा यहाँ बैठा हुआ ऊपर मत्था में है ना, मगज के अंदर बैठा, मतलब मत्था के अंदर बैठा हुआ खोपड़िया के अंदर। तो खोपड़िया के अंदर वो है मेन सेंटर, मेन हेड, यहाँ से फिर इसके अंदर से ब्रांचेस निकले। तो उसका पूरा कनेक्शन कौन संभाल रहा है बॉडी के पार्ट से, वो पीएनएस संभाल रहा है। बोला सब जिसको आना है मेरे से बात करो जाओ। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है फंक्शन लाइक वॉकिंग। सो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करता है। कब, जब हमारा बॉडी वॉक कर रहा होता है या बात कर रहा हो। जैसे कभी मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेरा एक्टिव है। हम दौड़ेंगे तो उस वक्त भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये कब काम करता है, ये कंट्रोल करता है इन्वोल्यूटरी फंक्शन, जैसे कि फाइट और फ्लाइट, रेस्ट वगैरह के टाइम पे। जैसे कभी डरा हुआ है बॉडी तो उस टाइम ये काम करेगा। बॉडी को रेस्ट में लाने पे काम करता है। जैसे हम दौड़ रहे हैं वापस रेस्ट में आना है तो रेस्ट पे आने में ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा हेल्प करता है। याद रहेगा इतना, है ना। चलो अब इसी तरीके से मतलब नर्वस सिस्टम से ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा है, ये तो हमने बता ही दिया आपको, और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है वो समझ लीजिए। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड ऑटोमेटिक इन्वॉल्यूटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस that happens without conscious thought. It involves a simple neural pathway called a reflex arc. So हमारे बॉडी में एक रिफ्लेक्स आर्क पाया जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही है, ठीक है, ऐसा मान सकते हो ऑर्गन के टाइप पे इसको। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है, बस हमें लग रहा है कुछ भी चीज हम रिफ्लेक्स उस पर कर देते हैं। जैसे कि हम छींकते हैं तो छींकते हैं तब डायरेक्ट अपना हाथ हम मुंह के सामने रख लेते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन सिंपल हुआ कि किसी भी एक्शन के अगेंस्ट में कोई एक पर्टिकुलर एक्शन हम करेंगे, कुछ भी हो रहा है हमारे बॉडी पे, ये हमारे साथ बॉडी, इसी बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करेंगे, वो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब ये होता है कैसे कि हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है बचपन से लेके बड़े तक, रिफ्लेक्स आर्क में भी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे शुरू से सिखाया जाता है छींक आ रहा है हाथ रखो, ठीक है। अब कोई चीज होता है सामने से कोई चीज अटैक कर रही है तो हम उसको हमेशा ये करते हैं। कुछ चीजों जैसे कुछ खाने का टेस्ट हमारे अंदर पहले से सेट रहता है, हम बचपन से खाते, जैसे कि गुपचुप हो गया, आम है, खट्टा आम का जैसे बहुत किसी को टेस्ट होता है, इस तरीके से। इससे बिरयानी मेरी तो फेवरेट है। तो उस तरीके इस तरीके का डिश सबके लिए एक अलग अलग पर्टिकुलर होता है। तो जब भी आप उस डिश को याद करोगे तो आपका माइंड ये आपको उसका जबान में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेस्ट फील होता है, अरे हाँ ये चीज तो ऐसा लगता है, मजा आएगा भी मिल जाए खाने को। तो ये जो चीजें होती है ये रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाती है, ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, एक होता है कंडीशंस। तो जो अनकंडीशन होता है वो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है, और जो कंडीशन है वो एक्वायर्ड है। यानी कि देखो अनकंडीशन क्या है, आपको इनबॉर्न है, मतलब पैदाइश के वक्त आपको मिला है। जैसे कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स रिप्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, द सिग्नल गोज फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द spinal cord and directly back to the motor neuron by passing the brain. Example including blinking and pulling your hand away from hot object. तो गर्म चीज पे हाथ लगने से हम तुरंत उसको हटा लेते हैं। कोई चीज आंख के सामने आ रही है, आंख को हम बंद कर लेते हैं। ये सब इनबॉर्न है, पैदाइशी रिफ्लेक्स एक्शन। और कुछ हम यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स डेट इज लर्न थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस और एसोसिएशन। द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग इज learning pathway. An example is Pavlov's famous experiment where a dog learned to salivate at a bill. जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया डॉग के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम पे डॉग को घंटी बजा के खाना दिया गया। तो पर्टिकुलर टाइम पे घंटी बजाया गया
और उसको दिखाया गया बेटा तुमको यहाँ खड़ा हो जाना है खाना लेने के लिए। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक उसको ऐसा कराया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, डॉग को समझ में आ गया और जैसे ही घंटी का आवाज वो सुना, वो अपना बर्तन लेके खड़ा हो गया खाना लेने के लिए। ठीक है, ये चीज है। तो वैसे ही हम लोग अपने बॉडी में भी रिफ्लेक्स एक्शन बना सकते हैं एक्वायर्ड कैसे, जैसे सुबह उठने का, हम जैसे सुबह उठ रहे हैं अलार्म लगाते हैं हम लोग, तो हमारा क्या हो रहा है, हम सुबह अलार्म लगा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे, अलार्म को बंद कर दे रहे हैं। तो कुछ दिन ऐसा चला तो हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को पता चल गया कि ये बंदा, मतलब हमें ऐसा ही करना है। उसको क्या पता सही क्या गलत, तो उसको बोला ऐसा ही करना, मतलब जब भी अलार्म बजेगा बंद करके सो जाना। तो वैसे ही होता है, अगर इसको तोड़ना है ना तो उसको हमें ऐसा करना होगा कि हमें बंद नहीं करना, बंद करके उठ जाना है। ये चीज करो स्टार्टिंग में, फिर देखो ये एज अ हैबिट बन जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में चला जाएगा तो ये रिफ्लेक्स और खुद तुमसे ये चीज कराएगा। समझे, होता है हमारे बॉडी में ये सब चीजें। ठीक है, ये हुआ। चलो इसके बाद हमारे पास टॉपिक बचता है ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई पढ़ लेते हैं। ओके, आ जाओ ह्यूमन आई की बात करते हैं। तो ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में हमारा ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है। ये क्या कहता था, आई इज अ सेंस ऑर्गन दैट रिसीव्स लाइट स्टिमुली। इसका की स्ट्रक्चर में रेटिना है, लेंस है, कॉर्निया है। रेटिना क्या कहता है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो कि रोड्स फॉर लो लाइट, कोन्स फॉर कलर विजन। तो रेटिना बेसिकली, रेटिना में ही इमेज बनता है और रेटिना ही लाइट को सेंस करता है, किस तरीके का लाइट आ रहा है, कितना इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, कौन से कलर का लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका देखो, लो लाइट के लिए रॉड्स होते हैं और विजन यानी कि ब्राइट कलर्स के लिए आपके पास कोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। दोनों में कोई भी अगर गड़बड़ाया तो ब्राइट कलर नहीं देख पाओगे, अगर कोन्स का गड़बड़ी हुआ तो रॉड्स का गड़बड़ी हुआ तो लो लाइट नहीं देख पाओगे, मामला तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, फिर लेंस होता है। लेंस क्या कहता है, चेंज शेप टू फोकस लाइट ऑनटू द रेटिना, प्रोसेस कॉल्ड एकोमोडेशन। इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। हमारे रेटिना देखना, कभी आंख हमारे बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी चिपक जाता है, ऐसे होता है। क्यों, क्योंकि लाइट, कभी आप रात में सो रहे हो अचानक से बत्ती जल गई, आप ऐसे कौन कौन कौन, होता है ऐसे, क्योंकि हमारी आंख मस्त एकदम मस्त मगन थी अंधेरे में मस्त, उसको अच्छा अचानक से खोलना पड़ता है, दिक्कत होता है। और अचानक से भी लाइट वगैरह मस्त जल रही, मेरे आमने सामने बहुत सारी लाइट है यहाँ पर, अब अचानक से सब बंद हो जाएगा, फिर मेरा बोलेगा अरे क्या होगा क्या होगा, फिर सब करेगा। ये सब चीजें एकोमोडेशन कहलाती है। हमारा जो आई का जो लेंस है वो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने, या फिर दूरी के अकॉर्डिंग चीजों को, वो लेंस को साइज बड़ा छोटा करता है, इसको कहते हैं एकोमोडेशन। समझे। फिर कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होता है व्हाइट कलर का, हमारे जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का वही कॉर्निया है। बाकी इरिस एंड पुपिल तो आपको पता ही है, पुपिल तो आपको ब्लैक कलर का दिख ही रहा है यहाँ पर। The iris control the size of the pupil, regulating the amount of light entering the eye. तो पुपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, एरिस कंट्रोल कर रहा है, और वही जितना ज्यादा उसका साइज वगैरह होगा उसी से पता चलेगा भैया कितना ज्यादा लाइट अंदर जाने वाला है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ डिफेक्ट्स है हमारे ह्यूमन आई का। तो हमारे विजन का बात करो, जैसे कि बाइनोकुलर विजन होता है हमारे पास, ह्यूमन से बाइनोकुलर विजन यानी कि दो आंख हम लोग देखते हैं ना, दोनों आंख से। So your both eyes work together to create a single 3-dimensional image. दोनों आंख मिल करके, लेफ्ट आई राइट आई मिलके कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका एक ही इमेज बनाता है, लेकिन 3D इमेज बनाता है हमारा। दिस अलाउज फॉर एक्सेलेंट डेप्थ परसेप्शन विच इज यूजफुल फॉर टास्क लाइक ड्राइविंग, जजिंग एंड सब्सटेंस। सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी तरह का हम टास्क करेंगे तो हमारे दोनों आंखों का होना सलामत है, क्योंकि दोनों आंख मिल करके एक इमेज बना रहा है 3D में, जो हमें इन डेप्थ किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉलेज फराहम करता है कि वो क्या है नहीं है, सब दिखता। तो शुक्र अदा करो अपने खुदा का, अपने भगवान का, ये सारी चीजें सही सलामत है। ठीक है, बहुत किसी के पास नहीं है तो वो चाहते हैं कि हो, है ना। लाइफ में वैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हासिल करनी है, बट जो चीजें हैं उसके लिए पहले शुक्र अदा करो, अपने खुदा का करो, भगवान का करो, लेकिन करो। बैठ के कभी बोलो कि हाँ आपने जो दिया है वो तो बहुत दिया है, लेकिन और चाहिए। जो दिया है वो बहुत दिया है, उसका एकदम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन और अभी चाहिए। और ऐसे नहीं चाहिए, मेहनत करेंगे उसके बाद चाहिए। ठीक है, मेहनत करेंगे अभी, उसके बाद ऐसे बैठे बैठे नहीं मांगना, एकदम मेहनत करेंगे। ओके, चलो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका, कॉमन विजन डिफेक्ट्स। कुछ कुछ डिफेक्ट्स हमारे आईज में, कुछ बीमारियां हो जाती है कुछ चीजें खराब होने से। पहला होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी बिकॉज द इमेज इज
focused in front of the retina, it is corrected with a concave lens. तो नियर साइटेडनेस एक हो गया आपका ये हाइपरमेट्रोपिया होगा, ये हाइपरमेट्रोपिया नहीं था, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी बिकॉज द इमेज इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें दूर की चीज धुंधली दिखाई दे रही है नियर साइटेडनेस में आपका, और उसमें आपका नजदीक की चीज धुंधली दिखाई देती है। तो वही चीजें, एक में दूर की चीज धुंधली दिखाई देगी, एक में नजदीक की चीज धुंधली दिखाई देती है। सो मायोपिया को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? कॉन्केव लेंस का यूज करके, ये आपसे पूछेगा। और हम हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। एक होता है प्रेसबायोपिया, ये एज रिलेटेड है, जिसमें दूर की चीजें आपको हल्की धुंधली दिखाई देती है ड्यू टू लेंस लूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए कई बार लेंस को बड़ा करना पड़ता है, आंख ऐसे हम करते हैं तब जाकर दूर का चीज दिखता है, और नजदीक का चीज थोड़ा फोकस करना तो आंख लेंस थोड़ा छोटा होता है, हमारा पुपिल भी सुपड़ता है, तो वो एबिलिटी खत्म हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो उसमें प्रेसबायोपिया जैसी बीमारी होती है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, ठीक है। और ये कैटरेक्ट यानी कि ये तो मोतियाबिंद है, जिसमें जो हमारा पूरा जो कॉर्निया है वो पूरा व्हाइट हो जाता है, दूधिया टाइप का। तो आई लेंस बिकम्स क्लाउडी एंड ओपेक लीडिंग टू ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस। इट कैन बी करेक्टेड विद सर्जरी टू रिप्लेस लेंस। इसमें कोई चश्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या पर्टिकुलरली हमें लेंस को ही बदलना होगा। तो इसमें इसका पर्टिकुलर अभी तो हमारे पास इलाज मौजूद है कैटरेक्ट का। अगर मोतियाबिंद होता तो लेंस को चेंज कर दिया जाता है, लेंस चेंज करके आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे तो मामला ठीक है। सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है। तो यहाँ पे हमने चीजों को कंप्लीट कर लिया। देखो एक टॉपिक जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया इसमें, जो इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा भी निग्लेक्ट किया है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेना, और एक सेरिबेरम और सेरिबेलम एक होता है। सेरिबेरम एक अलग है और सेरिबेलम अलग है, दोनों अलग पार्ट है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लेना, क्या होता है मेडुला ऑब्लुंगाटा। 3 टॉपिक बताया हूँ, सेरिबेरम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लुंगाटा, इन तीनों को फंक्शंस पढ़ लेना, ये आने के चांसेस है एग्जाम में। और जब मेडुला ऑब्लुंगाटा पढ़ोगे तो वहीं पे आपको ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का भी मिल जाएगा डेफिनेशन, वो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। बस इतना ही देख लेना, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर 1 में लास्ट यूनिट हमारा बचता है, जो कि है चैप्टर 1E। तो यूनिट 1E में देखते हैं, वो छोटा सा यूनिट है जिसमें हमें सिंपली लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में जानना है। आइए जान लेते हैं लोकोमोशन मूवमेंट्स के बारे में। तो लोकोमोशन हम करते क्यों है? सबसे पहला वही होता है बात सवाल। तो लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन एनिमल्स। तो लोकोमोशन क्या है? इज द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स अ की सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉर एनिमल, allowing them to find food, escape danger and find mates, ठीक है, यानी कि find mates, सब mates, friendship, सब चीज दोस्त यार सब मिलेंगे। This is different from a simple movement which can be any change in the position of body part, shaking a hand without changing the organism's location. All locomotion is movement, but all movement is not locomotion, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लोकोमोशन हम क्यों करते हैं? बहुत सारा मकसद है लोकोमोट करने का। हम रोजगार की तलाश में खुद को लोकोमोट करते हैं। लोकोमोशन मतलब पूरा अपना बॉडी एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके चल जाना, तो वो हम रोजगार की तलाश में करते हैं। सेफ जगह जाते हैं, कहीं सेफ प्लेस में रहना है, किसी साथी की तलाश में हम जाते हैं, ठीक है, भूख प्यास लगा है, खाने की तलाश में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और मूवमेंट क्या होता है? एक जगह बैठे बैठे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ मस्त, थोड़ा सा मतलब मस्त नहीं बैठा फिर भी बैठा ही हो, ठीक है। चेहरा जो मेरा है वो बहुत मस्त है, ये ऐसे वैसे होता रहता है, बड़ा अच्छा वाला फील कराता है, अप एंड डाउन वाला। तो अभी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मेरा हाथ में इधर उधर कर रहा हूँ, तो एक पोजीशन पे बैठा हूँ, लेकिन मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं भी जा सकता है। देखो पीछे जा रहा है बेचारा, हाँ चला जा चला जा, ठीक है। तो होता है, तो ये मूवमेंट हुआ। तो जितना भी लोकोमोशन है वो सब मूवमेंट के अंदर तो आएगा, क्योंकि हम जब लोकोमोट कर रहे हैं पूरा बॉडी का पार्ट, तो साथ में मूवमेंट भी हो रहा है। लेकिन जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वो लोकोमोशन नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया क्यों करते हैं? अच्छी बात है। अब यहाँ पे बहुत तरह का लोकोमोशन अलग अलग एनिमल में देखने को मिलता है। इससे कुछ हमारे पास आइए जानते हैं। आपको जिससे मैं बताऊं तो एक हमें यहाँ पे पढ़ना है इसके बारे में। ये तो अमेबा है। अमेबा में देखेंगे एमाबॉइड लोकोमोशन होता है। पैरामोसियम में देखेंगे, फिर आपका फ्लैजला है, वो सब देखते हैं, ठीक है। किसमें क्या होता है आओ देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनिमल लोकोमोशन में सबसे पहला है कि एनिमल्स मूव्स इन डाइवर्स वेज, ऑफन यूज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर।
पहला आपके पास है एमोबॉइड लोकोमोशन सीन इन सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक द अमेबा। ये कहाँ देखने को मिलता है? सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है अमीबा। ओके, इट यूज टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, जिसको हम लोग फॉल्स फीट यानी के नकली पैर भी कहते हैं। द सेल साइटोप्लाज्म चेंज फ्रॉम अ फ्लूइड स्टेट टू मूव विस्कस स्टेट एंड बैक अगेन टू पुश द सीडोपोडियम टूवर्ड अलाउइंग द ऑर्गेनिज्म टू क्रॉल, मतलब रेंगने के लिए। देखो होता क्या है, सीडोपोडिया तो पूरा ऑर्गेन है, इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एमोबॉइड लोकोमोशन बोल देते हैं इसको हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक जो टेम्पररी चीज बनता है वो हमारा है सीडोपोडिया। तो मैं रफली आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो थोड़ा ड्राइंग वगैरह कर ही लेते हैं, है ना, कभी कभी कर लेना चाहिए। तो जो हमारा ये होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अमेबा भी बना दो वो चलेगा। और अमेबा के अंदर अपना मेन कुछ एक चीज है, मेन बॉडी पार्ट है, तो ये सीडोपोडिया होता है आपका। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी भरा है। देखो होगा क्या है, ये चीज क्या कहता है ना, ये आगे जैसे कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जो है, ये जो सीडोपोडिया वाला जो प्राणी है, ये साइटोप्लाज्म को आगे पुश करेगा और खुद भी थोड़ा सा आगे पुश होता है। तो ये कुछ ये जो चीज है इसका शक्ल कुछ ऐसा बन जाएगा। अरे यार एकदम एग्जैक्ट वो उतारना तो मुश्किल है, जो मैंने अभी बना दिया है, थोड़ा सा देखता हूँ कोशिश करके। मतलब ये पहले जैसा था, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ वो बढ़ गया। ये दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा, ये लगेगा ऐसे आगे की तरफ उसने पुश कर दिया। फिर जैसे वो पुश करेगा तो यहाँ पे सीडोपोडिया जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा पीछे वाले चीज को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये पूरा इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। ऐसा मूवमेंट होता है इसका, ठीक है। ये आगे ऐसे थोड़ा सा पुश किया, पहले इसने फॉल्स फिट बनाया, लगेगा आगे बढ़ रहा है, उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा आगे पुश हुआ पीछे वाले चीज को फिर खींच लेगा, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। ये पूरा मूवमेंट हमारा कहलाता है एमोबॉइड लोकोमोशन, जिसमें हमारा सीडोपोडिया एक ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन काम करता है। तो ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन कौन काम कर रहा है यहाँ पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। और ये जो पूरा पुश एंड बैक जो है ये पूरा हमारा सीडोपोडियम कहलाता है। ये चीज याद रखना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा ना, चलो अच्छी बात है। तो इसके बाद हमारे पास कौन देखते हैं, एमोबॉइड तो हो गया। इसके बाद सिलियरी लोकोमोशन है। ये क्या पैरामोसियम में होता है। सो यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामोसियम व्हिच आर कवर्ड इन टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। देखो इसमें देखो इससे छोटा टाइनी हेयर्स निकला ना इस तरीके से, है ना। तो ये पैरामोसियम में छोटा छोटा ऐसा बाल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है। तो ये क्या होता है, ये आगे पीछे होता है। जैसे नाव अगर आपने चलाया तो नाव में क्या होता है, जो हमारे पास जो चप्पू होता है जो नाव चलाया जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे से करते हैं, ऐसे आगे पीछे करते हैं इसको, ऐसे होता है ना, मतलब हो नहीं रहा है नक्सम वीडियो में, ऐसे करते हैं आगे पीछे। तो ये जो आगे पीछे किया जाता है, ऐसे ही इसका जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया ऐसे ही करेगा, वो पीछे करेगा आगे करेगा, जिससे पूरा बॉडी उसका आगे पीछे होता रहता है, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस मूवमेंट को हम सिलियरी मोशन कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, क्योंकि ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा उसी टाइप का है। तो द cilia beat in a coordinated wave like rhythm go and हाँ पुट एंड थ्रो वाला जो, अरे पुट एंड थ्रो नहीं होता है, क्या होता है उसका आगे पीछे को कुछ तो हम बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है, मतलब आगे पीछे होता रहता है। प्रोपेल द ऑर्गेनिज्म थ्रू वाटर। तीसरा है फ्लैजेलर लोकोमोशन जो कि यूग्लेना में होता है, यही हमारा यूग्लेना है, ठीक है। तो एमोबॉइड में, अमेबा में क्या होता है, एमोबॉइड लोकोमोशन। पैरामोसियम में क्या होता है, सिलियरी लोकोमोशन। और उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है पैरामोसियम में, सिलिया लोकोमोटरी ऑर्गन, यही हमारा सिलिया है जो येलो पार्ट से मैंने बना रखा है, ठीक है। और यूग्लेना का देखो ये जो रेड वाला दिख रहा है ना आपको, रेड वाला ऐसा ऐसा डंटा, ये जो रेड इसका जो दिख रहा है यही आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिसको हम फ्लैजला बोलते हैं। तो ये किस में दिखता है आपको, लाइक इन यूग्लेना में दिखेगा। दे यूज अ लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ फ्लैजेलम, तो इसको फ्लैजेलम भी बोलते हैं हम, और फ्लैगला भी बोलते हैं, फ्लैजेलम, FLAGELLUM। तो फ्लैजेलम that induce or rotates to pull the through the liquid। ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करता है, जैसे ये पूरा यूग्लेना का बॉडी ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेगा, जिससे बॉडी में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है ऐसे झटका से, फिर उसका बॉडी आगे बढ़ता रहता है, यही करता है, ठीक है। तो याद रहेगा तीन प्राणी एमोबॉइड में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है, सीडोपोडिया, ठीक है। और यूग्लेना में कौन है बताओ, फ्लैजेलम। और पैरामोसियम में कौन है, सिलिया, ठीक है। और पैरामोसियम का लोकोमोशन को क्या कहते हैं, सिलियरी लोकोमोशन, जिसमें वो सिलिया के आगे पीछे के मूवमेंट से हरकत कर रहा है, जा रहा है। अब यूग्लेना में ये भी आपका
ये जो मूवमेंट है ये एंड्यूर से रोटेट्स होता रहता है, ऐसे ऐसे रोटेट, उस तरीके का मूवमेंट से यूग्लेना हमारा आगे बढ़ रहा है। याद रहेगा सब चीज? ओके चलो, अब पांचवे चौथा नंबर पे देख लो स्विमिंग इन फिश, और पांचवे नंबर पे फ्लाइट इन बर्ड्स। तो मछलियां जो तैरती है उसमें सारा इंपॉर्टेंट रोल उनके फिश का है, जो पंख है उनके, ठीक है। तो इनका जो फिश यूजेस देयर मस्कुलर टेल्स, पीछे जो दुम है वो भी यूज करती है एज अ मेन रिपल्सिव ऑर्गन along with fins for tearing, balance and breaking. Their streamlined body and V-shaped muscles called myotomes. यहाँ पे ऐसा V-shaped muscles बनता है, जैसे ये देखो बॉडी में देखना इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है मछली के ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो V बोलो या W बोलो, इसको हम लोग मायोटोम बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर काफी हेल्प करता है मछली को, ठीक है, किसी भी तरह के मूवमेंट में। तो एज ए मेन लोकोमोटरी ऑर्गन यूज क्या कर रहा है, अपना टेल को यूज कर रहा है, बाकी बैलेंस बनाने के लिए फिन्स का यूज कर रहा है। याद रहेगा। अब वी शेप जो स्ट्रीम लाइन है इस तरीके का मछली के बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, मायोटोम मसल्स ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में होता है, ठीक है। इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। और बर्ड्स में तो हमारे पास पता है, जो उसका फेदर है, जो पंख है, वही हेल्प कर रहा है। सो बर्ड्स यूज देयर मॉडिफाइड फोर लिम्स, विंग्स जो होता है, विंग्स का यूज कर रहे हैं, पावरफुल फ्लाइट मसल्स टू फ्लाई द लार्ज पेक्टोरल्स मेजर मसल। तो पेक्टोरल मसल्स होता है यहाँ पर, जो उसका काफी हेल्प करता है अंदर की तरफ, यहाँ पे भी मसल्स होता है जो उसको हेल्प करता है। प्रोवाइड्स द डाउन स्ट्रोक वाइल द स्मॉलर पेक्टोरल्स माइनर प्रोवाइड्स द अप स्ट्रोक, ठीक है। दो तरीके का पेक्टोरल मसल है, माइनर है, मेजर है। मेजर वाला सामने दिख रहा है आपको, माइनर वाला अंदर है, पंख के अंदर ही रहता है। तो वो मसल भी हेल्प करता है, जब पंख ऐसे खुल रहा है और जब हवा ले रहा है अपने अंदर, खुल तो हवा ले रहा है ना, फिर मारेगा हवा के अगेंस्ट में तो ऊपर चला जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है यहाँ पर। पहले पंख ऐसे खुलता है, ढेर सारा हवा पंख के अंदर आ गया, फिर उसने जो हवा अंदर बना है उसको क्या करेगा, पंख ऐसे जोर से धक्का देगा, फिर जमीन भी बोलेगा, जोर से धक्का देगा, जा कबूतर जा, हो गया, चला गया, और क्या, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लोकोमोशन इन एनिमल्स वाला पार्ट। अब हम ह्यूमन बॉडी में बात करेंगे, तो ह्यूमन बॉडी में हमारा जो लोकोमोशन होता है वो बाईपैडल लोकोमोशन होता है, मतलब दो पैरों वाला। दो पैर से ही चलते हैं हम लोग, हाथ से तो चलते नहीं अभी तक। तो ह्यूमन लोकोमोशन ये बाईपैडल लोकोमोशन, ठीक है। सो बाईपैडल, जिसको बाईपैडलिज्म भी कहते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि ह्यूमन लोकोमोशन को क्या कहते हैं, तो आप सोचोगे ह्यूमन लोकोमोशन का नाम भी होता है, क्या होता है, ओ 11 नंबर का बस, ठीक है। बाईपैडल लोकोमोशन, human walks on 2 feet, a process called bipedalism. It involves the coordinated action of bones, हड्डियां और साइनोवियल जॉइंट्स। हमारे यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं घुटने में, तो वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो मूव कर पाते हैं, लाइक द नी एंड हिप एंड स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे सेरिबेलम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। द सेरिबेलम इन द ब्रेन एंड द इनर एयर आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। तो सेरिबेलम हमारा बैलेंस बनाने का काम तो करता है जब हम वॉक कर रहे होते हैं। और जो हमारा एयर है ना, कान, अगर किसी आदमी, कोई आदमी अगर एक कान से बहरा हो जाता है, अगर किसी को एक कान से सुनाई नहीं देता, सिर्फ एक कान से सुनाई देता है, तो उसका चलने में वो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कान जो हमारा है वो बैलेंस बनाता है, हर दोनों तरफ से आवाज जा रहा है, साउंड जा रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है वो, जिससे हमारा बॉडी एक संतुलन में रहता है। अगर एक कान से कोई इंसान नहीं सुन पाता है, सिर्फ एक कान से सुन पा रहा है, तो उसको बैलेंस करके चलने में प्रॉब्लम होगी। समझे कि नहीं? समझे ना बउआ? हाँ चलो, कुछ जॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के जॉइंट्स हैं। तो द ह्यूमन बॉडीज एबिलिटी टू मूव डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इट्स बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। तो हमारी हड्डियां और जो हमारी हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशी है और जो जॉइंट्स उनके बीच का ताल्लुक ही, जो रिलेशन है, वही से डिफाइन होता है कि हमारा बॉडी कितने अच्छे से चलेगा, नहीं चलेगा, वही तो डिफाइन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो जॉइंट यहाँ पर है। जॉइंट क्या होता है? द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर बोन्स। तो दो और दो से ज्यादा बोन्स के बीच का जो कनेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा कहलाता है जॉइंट। जैसे कि ये देखो, ऊपर वाला बोन से नीचे वाला बोन्स के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट है। हाथ में भी देखो, यहाँ पे शोल्डर के पास यहाँ पे एक जॉइंट है, फिर यहाँ थोड़ा कटेगा, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है ना। हाथ में होता है आपका, हाथ वगैरह देखिए ना अपना डायनम जाके थोड़ा, ये भी आपके एक कलाई के पास एक जॉइंट है, ये ऐसे मूव हो रहा है। फिर ये यहाँ पे एक जॉइंट है आपका, यहाँ दिखेगा, फिर थोड़ा ऊपर करो, शोल्डर के पास भी जॉइंट है, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए। अब इसमें कुछ इमूवेबल होते हैं और कुछ मूवेबल नहीं होते। जैसे कि एक इमूवेबल जॉइंट है, एग्जाम्पल इन द स्कल में डोंट अलाउ मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं अलाउ करता है। जैसे कि हमारा जो पूरा हड्डी का ढांचा है, कभी ऐसा हुआ है कि पूरा लेके बॉडी अब घूम गया हो? नहीं ना हुआ ऐसा। मतलब घूम जाना नहीं, मतलब पैर सीधा रहे और पूरा बॉडी ऐसा घूम जाए, उसे सिर्फ भूत प्रेत ही कर सकते हैं, फिल्मों में देखा हमने।
ठीक है, सामने पूरा मुंह तो नहीं हिला, पूरा बॉडी नहीं हिला सकते हो, ये चीज होता है। कुछ स्लाइटली मूवेबल होता है, जैसे कि एग्जांपल बिटवीन वर्टेब्रेट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। थोड़ा बहुत हम अपने हड्डी को स्ट्रेच कर सकते हैं, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो पूरा हम थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा एकदम ऐसे घूम जाएंगे ऐसा बैठे बैठे, वो पॉसिबल नहीं है। अब कुछ है एकदम फ्रीली मूवमेंट, जैसे कि नी और शोल्डर का जॉइंट, तो ये एकदम फ्रीली मूवमेंट है, जैसे ले जाओ, गोल घुमाना है 36 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, जितना घुमाना है घुमाओ। पैर भी वैसा ही है, जितना घुमाना है घुमा लो। तो हाथ और पैर मूवमेंट अच्छा है। गर्दन में भी थोड़ा सा आपका ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ठीक है, ये इतना ही घूमेगा, इतना ही घूमेगा, कभी ऐसा नहीं होगा इसको घुमा के पीछे ले जाओ, चल 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 चल, समझ कर, वरना चला तो जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारा यहाँ पर। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट का ही एग्जांपल है, ठीक है, जो घुटने में होता है हमारे पास मेनली। तो ये बॉल के टाइप का होता है, मैं इसका एक नक्शा दिखा दूंगा आगे चल के। हिंज जॉइंट होता है जो कि एल्बो और नी के पास होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर और हिप के पास होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रख लेना, हिंज जॉइंट कहाँ है, एल्बो और नी के पास है, कोहनी और घुटने के पास होता है। और शोल्डर हिप के पास आपका कंधे के पास, और कमर वाला जो हिप होता है ये वाला इधर यहाँ हिप के पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। चलो देखो आ जाओ, ये हिंज जॉइंट का एग्जैक्ट ये नक्शा है, ये आपका इसका। तो ये चीजें वही और अच्छे से लिखी हुई पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब कुछ मूवमेंट्स हमारे बॉडी में होती है, उस मूवमेंट का कुछ टर्म्स दिया हुआ, जैसे कि एक फ्लेक्शन है। तो दिस डिस्क्राइब एक्शन प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल एट अ जॉइंट। कोई एक जॉइंट के पास कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट हम कर पाते हैं। तो जॉइंट हम मूवमेंट करें, जैसे कि हाथ हमने ऐसे उठा दिया और हाथ हमने ऐसे गिरा दिया। So a movement that decreases the angle between two body parts, डिक्रीज कर दे रहा बॉडी एंगल को। सो हाथ हमारा था, हाथ हम यहाँ से उठा हुआ था पहले से, इसको गिरा देंगे वापस, तो ये हमारा हो गया फ्लेक्शन, एंगल कम हो जाना। फिर एक्सटेंशन क्या होगा, इस हाथ को वापस उठा देंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा। और इधर हो गया ए मूवमेंट दैट मूव्स अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, अबडक्शन। और ये हो गया द मूवमेंट ऑफ अ बोन या फिर लिम्ब अराउंड इट्स अलोंग एक्सिस, ये हो गया अडक्शन। और रोटेशन तो गोल गोल घुमाना हो गया। तो एक हो गया फ्लेक्शन, जैसे कि हाथ मैंने उठाया तो ये एक्सटेंशन हो, वापस गिरा देंगे फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर होता है बॉडी का सेंट्रल पार्ट से किसी बॉडी के पार्ट को दूर ले जाना, जैसे ये आपका ऐसे दूर ले जाओ तो ये आपका कहलाएगा ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ दूर ले जाओगे तो अबडक्शन कहलाएगा। और बॉडी के एक्सिस के अराउंड ही अगर मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि बॉडी के एक्सिस के अराउंड ही हमारा ये गर्दन तो मूव होता रहता है, ठीक है, तो ये एडक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हो। रोटेशन आपको पता है, एक एक्सिस फिक्स है, हम अपना गर्दन रोटेट नहीं, ऐसे कि हाथ को हम रोटेट कर लेंगे चारों तरफ पूरा, तो वो हो गया रोटेशन का एग्जांपल। तो ऐसे याद रख लेना ये सब, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, हर बार वो पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो इस बार भी वो कुछ ना कुछ पूछ ही लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हमारा ये कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, अरे भैया रुक जा भाई, गिरा के ही मानेगा किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है, मतलब कंप्लीट 5 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 1B में थोड़ा सा टॉपिक मैंने आपको बताया क्या पढ़ लेना है, वो पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आने वाला है, मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ढेर सारा। बाकी ये जितना मैंने आपको रिवीजन कराया, ये इतना तो है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा था वो बहुत कुछ पढ़ चुका है अभी तक, और जिसने कुछ पढ़ा हुआ था और जिसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ था उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये पूरा सेशन लगा कैसा, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करके भी देख रहे हो वीडियो को, डजंट मैटर, आपने देख लिया है पूरा अगर, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना ऑनलाइन आके। वो कमेंट बहुत ही कीमती, आपका वैल्यूएबल कमेंट, फीडबैक भी कुछ शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब फीडबैक शेयर करोगे मैं उस पर काम करूंगा, हम इंप्रूव करेंगे, साथ में मिलकर तो काम कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो सो फिलहाल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में सेल डिवीजन के बारे में। वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है इससे, हालांकि उसमें यूनिट्स 3 ही है, 3 नहीं 4 कर दिया उन लोगों ने। पहला सेल डिवीजन है जिसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम, वही एक बड़ा है। फिर रिप्रोडक्शन तो छोटा ही है, रिप्रोडक्शन का एक अलग पार्ट निकाला हुआ है, सेक्सुअल फ्लावरिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो बच्चा वाला टॉपिक, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग इतना ही टाइम लग सकता है उसमें भी, लेकिन उसका जो सेल डिवीजन वाला पोर्शन है वो काफी बड़ा है, ठीक है। देखते हैं, तो तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ माध्यमिक प्रिपरेशन।